जिसका नाम एच है और उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्ट एंड होल्ड यू विल गेट द रिजेक्ट एंड द एक्सेप्ट। इसको हमने एक सिस्टमेटिक मैट्रिसेस के अंदर जो है वो अलाइन किया था कि वी हैव सम मशीन M1 ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर मशीन M1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप एक यूनिवर्सल टूरिंग मशीन बना रहे हैं, उसको M1 की डिस्क्रिप्शन देंगे, M2 की डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, M2 के रिगार्डिंग एंड सो ऑन। तो होगा क्या है कि M1 अगर ये एक्सेप्ट करता है, ये रिजेक्ट करता है, इस तरह की हमने, और इसी तरह से हमने कहा था कि यहाँ पे एक डायगोनल यानी मशीन है जिसको हम समटाइम घोस्ट मशीन भी कहते हैं, वो भी बेसिकली यही काम कर रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि इस मशीन का काम क्या है। फिर हमने कहा था कि वो रिवर्स करती है डायगोनल एलिमेंट को। तो जब रिवर्स करता है तो फिर यहाँ के एलिमेंट को क्या करेगा, तो वो पूरा एक प्रूफ आप अगर देखें स्लाइड्स में या वीडियो में तो आपको नजर आएगा। तो फाइनली हमने क्या प्रूफ किया था इस चीज़ से, इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके। डिसेबिलिटी के अंदर हमने बहुत सारे प्रूफ किए हैं, जिसमें हमने कहा कि मतलब मैं अभी पीछे भी आता हूँ, पहले इसको ख़त्म कर लूँ। तो वो उसमें हमने बहुत सारे प्रूफ किए। उसमें ये बात आखिर में एंड में जाके प्रूफ की कि जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है वो बेसिकली एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, यानी वो रिकग्नाइजेबल कैटेगरी के अंदर आता है, यानी डिसाइडेबल नहीं है। और उसकी वजह फिर हमने इसको फाइनली बता दी। इसी तरह से इससे पहले और बहुत सारे थ्योरेटिकल प्रूफ हमने किए, जिसमें हमने कहा डीएफए जो है वो एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, और उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स की। तो ये जो थ्योरम होते हैं वो बेसिकली लॉजिकल स्टेप्स पर डिपेंड करते हैं। इसकी कोई मैथमेटिक्स की तरह जैसे आप कहें कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है, तो इस तरह की कोई स्टेप्स एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि कोई थ्योरेटिकल स्टेप्स के ऊपर आपको प्रूव करना होता है। और डेफिनेटली हम किसी नई बात को तो प्रूव नहीं कर रहे, जो भी काम हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से हुई हुई है, तो हम सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई न्यू रिसर्च जो अभी तक डेवलप नहीं करनी, नहीं हम ये सोच रहे हैं कि न्यू, हाँ ये है कि कोई हुई हुई रिसर्च है वो हमारे समझ में आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि इज़ अ वेरी मेच्योर सब्जेक्ट एंड मेच्योर सब्जेक्ट की वजह से जो है वो हमें, यानी इतना इस्टेब्लिश हो चुका है कि हमें कोई किसी भी नई चीज़ को ड्राइव करना काफ़ी डिफ़िकल्टी इसमें है, और फिर इसके पीछे इसकी मैथमेटिक्स का समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम किसी न्यू आर्टिकल के ऊपर तो नहीं जा रहे कि हम अपना कोई स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिकल जो है पेश करेंगे, बल्कि जो आर्टिकल्स पहले से पब्लिश्ड हैं वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो इन दिस वे हमने फाइनली ये बात, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे, अब दो तरीके हो गए। एक मेथड हो गया डिसाइडेबिलिटी। डिसाइडेबिलिटी ने अपने तौर पे कुछ मेथड्स प्रूव करने के इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि भाई जो डीएफए है वो एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। तो अब डीएफए एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्यों है, उसको हमने प्रूफ करने के लिए ट्यूरिंग मशीन का सहारा लिया हमने, जिसको हम टोटल ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। टोटल ट्यूरिंग मशीन का सहारा लिया और हमने कहा कि इसके अंदर एक डीएफए सिमुलेट कर दिया हमने। और इसका काम ये है, डीएफए इसका काम ये है कि यहाँ से वो एक इनपुट लेता है, और इनपुट में क्या क्या होता है कि एक मशीन और एक जो है यानी उसकी स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली वो इनपुट लेगा और डिसाइड करेगा कि अगर ये डीएफए जो अंदर डीएफए है, अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आप रिजेक्ट कर लेंगे। तो ये काम किसका है, ये एक ट्यूरिंग मशीन एच के नाम से आपने डिफाइन किया, जिसने पूरे डीएफए को जो है वो डिफाइन कर लिया। अब हमें मालूम है कि डीएफए जो है वो डेफिनेटली किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो उस बेसिस पे हमने कहा कि ये एक टोटल ट्यूरिंग मशीन के साथ थ्रू जो है वो बआसानी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सिमिलरली फॉर द एनएफए, कि अगर आपसे कहा जाए कि एनएफए सिमुलेट करें कि दिस इज आल्सो अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम, तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, अगर हम एनएफए की बात करें तो हमने ये बात वहाँ पे की थी कि वी हैव अ ट्यूरिंग मशीन एच एंड वी आर गोइंग टू प्रूव कि एनएफए इज अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। So we will simulate the NFA by taking the input a machine and NFA as a string. Yeah, NFA. Uh, the description of NFA is not the complete NFA, and with our W.
जब हम ये इनपुट लेंगे तो वी विल सिमुलेट द एन एफ ए इनसाइड। हम एक इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एक एन एफ ए डिस्क्राइब करेंगे और चेक करेंगे कि डब्लू जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ़ एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो। लेकिन फिर हमने ये कहा था कि ये मैं इसलिए करूँगी, एक वीक का गैप आया है तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको स्पेस पे आ जाए जो हमारी रिक्वायर्ड है। टॉपिक तो हमारा डिफरेंट है आज। अच्छा, फिर हमने कहा कि ये जो इसकी जो फॉर्मेशन है वो तो ठीक है, लेकिन जब हमने डब्ल्यू इसके ऊपर सिमुलेट कर रहे होंगे इज अ क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर सेवरल वे इन द एनएफए, इनसाइड द एनएफए, कि एक रिजेक्ट हो दूसरा रिजेक्ट हो, तो वी कैन नॉट से द फर्स्ट रिजेक्शन टू रिजेक्ट बिकॉज वी हैव टू चेक द ऑल पॉसिबिलिटी एंड ऑल पॉसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन 2 की पावर n. So there are several many checks inside the NFA. That's why it's a quite difficult to maintain or simulate the NFA. So what is the main basically idea to simulate the NFA is a decidable. तो हम कहते हैं कि क्या करें आप एक ऐसा मशीन लें क्योंकि आपको इनपुट के लिए तो NFA ही कहा गया है ना कि आप इन NFA ले सकते हैं और साथ में एक स्ट्रिंग ले सकते हैं W. तो what we will do inside the Turing machine, because Turing machine has a such power कि ही कैन मतलब इट कैन सिमुलेट एवरीथिंग ना। तो आप क्या करें कि एनएफए से इसका पहले डीएफए कन्वर्जन हासिल कर लें। अब आप जब डीएफए हासिल कर लेंगे तो एवरी एनएफए हैज़ अ कन्वर्जन ऑफ डीएफए। आप इसका डीएफए हासिल कर लेंगे और ये करेगा कौन? डेफिनेटली आप एक एल्गोरिथम लिखेंगे क्योंकि आपको ये बात बताई जा चुकी है जस्ट ट्यूरिंग थीसिस के बेसिस के ऊपर कि वी कैन राइट एनी एल्गोरिथम यू कैन सिमुलेट इनसाइड द ट्यूरिंग मशीन। अगर जो भी आप एल्गोरिथम ले सकते हैं वो उसका ट्यूरिंग मशीन में सिमुलेट कर सकते हैं। तो आप इसका एक एल्गोरिथम लिखेंगे एनएफए से डीएफए कन्वर्जन का, देन इसके बेसिस पे इसको जो है वो डब्ल्यू इनपुट दिया जाएगा सिमुलेशन के बाद। तो ये एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा तो। दिस इज़ अ वे टू बेसिकली प्रूव ऑफ सम लैंग्वेजेस कि अदर वो डिसाइडेबल है या नहीं है। यानी वो डिसाइडेबिलिटी के लिए एक हायर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जो कि आप ट्यूरिंग मशीन की बेसिस पर करते हैं। और अगर आप इस चैप्टर नंबर 4 को देखें अपने बुक में तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर देयर, कुछ मैंने करा दी कुछ मैंने आपके लिए छोड़ दी थी कि यू हैव टू रीड बेसिकली दैट थ्योरम्स। इसी तरह से द इक्वलिटी ऑफ द टू सी एफ जीज आर नॉन डिसाइडेबल, कि दो सी एफ जी एक दूसरे के इक्वलेंट है या नहीं है, वो एक नॉन डिसाइडेबल प्रॉब्लम, वी कैन नॉट सिमुलेट द सी एफ जी। तो ये इश्यूज को आपने देखना है कि किस तरह से ये जो है वो सिमुलेट होंगे और किस तरह से ये चलेंगे। अब ये तो एक तरीका हो गया डिसाइडेबल को प्रूफ करने का जो भी हम यहाँ पे देख रहे थे। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि कुछ और हायर लेवल की प्रॉब्लम्स हैं और कुछ न्यू टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम प्रूफ कर सकते हैं। यानी प्रूफ करने के कुछ और तरीके एग्जिस्ट करते हैं जो हमें आगे इस्तेमाल भी करने हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ये इन्हीं कामों को। यानी मिसाल के तौर पे इफ़ से कि एटीएम जो है वो एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। एटीएम यानी ट्यूरिंग मशीन खुद एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। वी कैन सिमुलेट और वी कैन डू सम अदर वे एज वेल, हम इसको किसी दूसरे तरीके से जो है वो कर सकते होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 आपका है बुक के अंदर, अगर आप देखें उसको, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबिलिटी। रिड्यूसिबिलिटी बेसिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बाद में एन पी कम्प्लीट प्रॉब्लम, एन पी हार्ड प्रॉब्लम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से एक मुश्किल प्रॉब्लम जो है वो ईजीएस्ट प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबिलिटी। यानी आप कोशिश एन पी कंप्लीट में ये होता है कि वी कैन नॉट बेसिकली define the time complexity of the non-polynomial type of the equation. So we can transform that thing into the क्या कहते हैं उसको, एक सिंपल प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली रिड्यूसिबिलिटी की है। तो रिड्यूसिबिलिटी अभी मैं पहले इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर वो बताएगा कि रिड्यूसिबिलिटी जो है वो क्या बयान करेगा कि आप एक हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक मेक एन इजी प्रॉब्लम और उसके बिहाफ पे आप हार्ड प्रॉब्लम के बारे में डिसीजन ले सकेंगे। यहाँ ये काम जो हो गया, अब इसके कुछ रूल्स बन जाएंगे कि भाई इस तरह से रूल्स। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कई एग्जांपल्स अभी स्लाइड्स में सामने आ जाएंगी, उसके बाद फिर हम इसके एक्चुअल टॉपिक की तरफ जाएंगे। 3 थ्योरम हमें इसके पढ़ने हैं आज और फिर कुछ क्विज है जो आपने देना है। तो 3 थ्योरम हमें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बंडल ऑफ थ्योरम्स आर इनसाइड द बुक। बुक में बहुत सारे थ्योरम्स है। अगर 3 के स्टैंडर्ड मेथड समझ में आ जाते हैं आपको तो फिर आप बुक के काफ़ी थ्योरम समझ मिलेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट वगैरह को डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबिलिटी की बेसिस के ऊपर। दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक। अच्छा जनाब, तो मिसाल के तौर पे आप की इंटेंशन जो है वो किसी एक मुश्किल काम को करने की है कि मिसाल के तौर पे कराची जैसे शहर में आपने आप किसी जगह से आप आए हैं और कराची जैसे शहर के अंदर जो है वो घूमना चाहते हैं। अब कराची में घूमने के लिए ठीक है, तो आप कराची में घूमने के लिए आपके पास जो है वो कुछ रास्ते हैं और आप कह रहे हैं कि ये रास्ते जो हैं वो आपने सॉल्व मतलब देखने हैं, जाने हैं। लेकिन आपको ज़ाहिर है आप एक जगह बैठे हुए, आपको तो नहीं पता कि वो बात क्या होगा। तो अब आप एक मुश्किल प्रॉब्लम है, ये एक हार्ड प्रॉब्लम है कि आप जो सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप इस हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, दिस दिस द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो आप क्या करेंगे कि इस हार्ड प्रॉब्लम को किसी ईजीएस्ट प्रॉब्लम के थ्रू सिमुलेट करेंगे। यानी आप कहेंगे कि भाई मैं इसको किसी ईजीएस्ट प्रॉब्लम में लेके आ जाऊँ, तो आप कराची का मैप ढूंढेंगे, आइदर गूगल के थ्रू और आइदर किसी और के थ्रू। तो आप एक मैप लेके आएंगे और आप कहेंगे कि आपका ये जो हार्ड प्रॉब्लम है वो इस मैप के थ्रू इजी प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व हो सकता है। अब आप कहेंगे मुझे मिसाल के तौर पर डीएचए मूव करना है, ठीक है, मुझे डीएचए मूव करना है। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पर भी, और उसके थ्रू इस इजी प्रॉब्लम के थ्रू जो है यानी मैप के थ्रू आप बता सकते हैं कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा कि डीएचए जाऊँगा, या मुझे जो है वो गुलशन इकबाल मूव करना है, घूमना है, या मुझे जो है वो कोरंगी घूमना है, या मुझे सीयू जाना है। तो अब वो सारे प्रॉब्लम्स जो एक हार्ड प्रॉब्लम थे, इस मैप के थ्रू जो है वो एक इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अब आप एक हार्ड प्रॉब्लम को किसी इजी प्रॉब्लम के तहत, अब ये मैप का देखना, मैप में रास्ता तलाश करना एक आसान प्रॉब्लम है। तो इस एक हार्ड प्रॉब्लम कराची का टूर करना, मैप के थ्रू जो है वो आपने उसको इजी प्रॉब्लम के थ्रू जो है उसको सॉल्व कर लिया। तो दिस इज़ अ आइडिया बिहाइंड द रिड्यूसिबिलिटी, और यही आइडिया हम अपने लैंग्वेज के प्रूफ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर किसी हार्ड प्रॉब्लम को हम किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ अलाइन कर लें तो वी मे प्रूव द हार्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग द इजीएस्ट प्रॉब्लम। तो यही हाल एन पी कंप्लीट का भी है कि अगर एक नॉन पॉलिनोमियल है तो उसको हम बेसिकली किसी ईजिएस्ट प्रॉब्लम के बिहाफ पे बता सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, अगर हम उसको ईजिएस्ट प्रॉब्लम में लेके आ जाएं। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे तब भी हमें रिड्यूसिबिलिटी भी, कुछ में तो नहीं, जो पॉलिनोमियल टाइम है उसमें तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो पॉलिनोमियल टाइम नहीं होगा तो उसमें फिर हमें रिड्यूसिबिलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा। तो टेक्निक फॉर प्रूविंग द अनडिसाइडेबल, नॉर्मली हम अनडिसाइडेबल, लेकिन आप इससे डिसाइडेबल भी प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें डिसाइडेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो वी कैन एंड प्रूव द डिसाइडेबल एज वेल, यानी एक मशीन है और वो डिसाइडेबल है तो आप उसमें उसके थ्रू, लेकिन एक मुश्किल प्रॉब्लम है तो आप एक ईजी प्रॉब्लम के थ्रू डिसाइडेबल प्रूव कर लें। तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ अनडिसाइडेबल ही इससे कर सकते हैं। Reduction is a way to converting the problem can be used to solve the first problem। यानी जो प्रॉब्लम आपका मेन है, फर्स्ट प्रॉब्लम का वर्ड कहीं से कॉपी किया होगा मैंने, तो एक्चुअल में मतलब इसका ये है कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है जिसको आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये एक हार्ड प्रॉब्लम है, आप इस हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इजी प्रॉब्लम जो है वो इसके साथ एसोसिएट कर दें और कहते हैं कि भाई इस हार्ड प्रॉब्लम को हम इस इजी प्रॉब्लम के साथ थ्रू जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस बेसिस पे आप जो है वो फर्स्ट प्रॉब्लम को ये कह रहे हैं कि ये पहला प्रॉब्लम है और उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं इजी प्रॉब्लम के थ्रू। दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिड्यूसिबिलिटी। ठीक है, कहते हैं डेली प्रॉब्लम अगर आप देखें तो इसके बहुत सारे जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं प्रॉब्लम्स, डेली प्रॉब्लम। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इसी तरह सोच रहे होते हैं कि आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो यू हैव बेसिकली दिस इज अ हार्ड प्रॉब्लम, तो यू बेसिकली कन्फिगर दैट हार्ड प्रॉब्लम इनटू द ईजीएस्ट प्रॉब्लम कि भाई मैं बाइक इस्तेमाल कर लूँगा, मैं बाइक किया इस्तेमाल कर लूँगा, मैं जो है ऊबर इस्तेमाल कर लूँगा, अपनी गाड़ी पे चला जाऊँगा। तो ये जो तरीक़ेकार अडॉप्ट करना है इन बिटवीन, प्रॉब्लम तो आपका हार्ड है ना कि आप यहाँ से ऑफिस जाना चाहते हैं या दूसरे शहर जाना चाहते हैं, लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए हम एक इजी प्रॉब्लम को का सहारा लेते हैं। तो कहता है कि ये आम जिंदगी में हम इसी तरह कर रहे होते हैं कि वी रिजॉल्व द, अब क्योंकि देखें जो बाइकिया का हायरिंग है या बाइक का ख़रीदना है ये एक प्रॉब्लम ये खुद इट्सेल्फ है, लेकिन दिस इज़ अ इजी प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू कि आप रोज़ाना किस तरह से ऑफिस जाएंगे।
सपोज दैट यू वांट टू फाइंड योर वे अराउंड अ न्यू सिटी, या अभी जो मैंने आपको बताया कि आप बेसिकली एक नए शहर के अंदर जो है वो घूमना चाहते हैं, यू नो दैट डूइंग सो वुड बी इजी इफ़ यू हैड अ मैप। ये एक आसान काम हो जाएगा अगर आपके मैप, देखिए आप काम आपका दूसरा था, अब मुझे 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 शहर का पूरा मतलब मूव करना है, घूमना है, तो आप कहेंगे ये काम आसान हो जाएगा अगर आपके पास मैप हो। तो इफ़ यू हैव मैप देन इट वुड बी द इजी टास्क कि आप उस इजी प्रॉब्लम के थ्रू ये काम जो है वो कर सकेंगे। Thus you can reduce the problem of finding your way around the city to problem to of obtain a map of the city। यानी आप इस काम को रिड्यूस कर सकते हैं, मैप करा सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। मैप इसलिए नहीं यूज़ कर रहे थे, मैप यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, तो आप रिड्यूस कर सकते हैं एक इजी प्रॉब्लम को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, कहते हैं डेली प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स में मजीद है द प्रॉब्लम ट्रैवलिंग बोस्टन टू पेरिस रिड्यूस टू प्रॉब्लम ऑफ द बाइंग प्लेन टिकट बिटवीन द टू सिटीज़, यानी दो सिटीज़ के दरमियान टिकट खरीद लिया जाए और उसके बाद आप जो भी टिकट खरीदें ट्रेन का या जिसका, तो उसके थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैथमेटिकल प्रॉब्लम द प्रॉब्लम ऑफ द मेजरिंग द एरिया, आपको कहता है भाई इसका एरिया निकालें, तो आप कहेंगे मुझे एरिया निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप कहेंगे मुझे इसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी जाए तो इट वुड बी द ईजी। तो मैं क्या करूँगा, उसको तोड़ लूँगा, उसको इजी प्रॉब्लम में ले आऊँगा। तो आप रेक्टेंगल रिड्यूस टू द प्रॉब्लम मेजर द लेंथ एंड वेट, आपसे कहा जा रहा था एरिया निकालें लेकिन आपने उसको इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया, और वो प्रॉब्लम क्या है कि आप उसकी लेंथ और वेट हासिल कर लें तो माइट बी गेट द एरिया इजी। तो वो हार्ड प्रॉब्लम जो है वो एक इजी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली हम इसलिए देख रहे हैं कि जब हम इसके एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ आएँ और एक्चुअल प्रॉब्लम को हिट करें, जब हमारे लैंग्वेजेस की बात हो, कि जैसे मैं कहूँ कि आप रिड्यूसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए, अभी तो हमने नॉन डायगोनलिटी को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली अपने ईटीएम को रिकग्नाइजेबल कहा था, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि रिड्यूसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए एटीएम को जो है वो आप एटीएम को आप जो है वो रिकॉग्नाइजेबल यानी नॉन डिसाइडेबल बताएं। तो अब आप रिड्यूसिबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए सोचेंगे कि रिड्यूसिबिलिटी कैसे इस्तेमाल होगी, इसके लिए हम कौन से इजी प्रॉब्लम जो है वो हाई हिट करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी हम करते हैं। तो अभी तो एक ग्राउंड बना रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि रिड्यूसिबिलिटी जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होती है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग अ सिस्टम of linear equation reduced to the problem of inverting a matrix। अब लीनियर इक्वेशन को बेसिकली हम सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिसेस फॉर्मेट की में, मैट्रिसेस की फॉर्मेट के अंदर रहते हुए। ठीक है, एक नोट कीजिएगा। अच्छा जनाब, तो reducibility plays an important role in classifying the problem by decidability and later complexity theory as well। यानी अभी तो हम इसको डिसाइडेबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे कि एन पी हार्ड एन पी कम्प्लीट के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ज़ाहिर है बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें पास इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब कहता है इन टर्म ऑफ कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के बेसिस के ऊपर, जिसमें हम नॉर्मली कहते हैं कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल के बारे में बताते हैं। तो कहता है इफ़ ए इज़ रिड्यूसिबल, ये जुमला बड़ा क्रिटिकल है, मैं आपको कहूँगा कि अभी आप थोड़ी देर अगर काम में मसरूफ़ हैं तो इस बात को सुन लीजिए, वरना अगर ये जुमले नहीं सुने जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्लाइड्स में, तो डिफ़िकल्ट टू हैंडल द फ्यूचर स्लाइड्स में, कि वो बातें हमें शायद फिर कंफ्यूज करती रहें। तो ए इज़ रिड्यूसिबल टू बी, इसका मतलब जुमले में ये है कि ए जो है वो एक हार्ड प्रॉब्लम है और हम उसको एक रिड्यूस करना चाहते हैं एक और प्रॉब्लम बी, ईजीएस्ट प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, अब हम लिख रहे हैं इसको यहाँ पे कि इफ़ ए इज़ अ रिड्यूसिबल टू बी, जैसे मैंने कहा कि हमें कराची अराउंड द सिटी, न्यू सिटी के अराउंड जो है वो मूव करना है, तो ये एक जुमला है। तो एक ये हो गया ए, और इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी गेट, बेसिकली हमने क्या हासिल किया, हमने ये किया कि गेट द मैप, ना मैप ले लें तो इट वुड बी द इजी। तो मैप जो है वो बी है, तो इसका मतलब ये होगा कि अराउंड द सिटी इज़ रिड्यूसिबल टू गेट द मैप। तो मैप जो है वो मैप लेके जो है वो हम ये मसाइल को हल कर सकते हैं। तो ए इज़ रिड्यूसिबल टू बी, ए इज़ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड वी वांट्स टू बेसिकली रिड्यूस इन फॉर्म ऑफ बी।
एंड बी इज, अब ये बता रहा है अगर ये ऐसा हो जाए कि आप ए को बी में रिड्यूस कर सकते हो, तो कहता है कि बी इज डिसाइडेबल। तो ए बी, अगर ए को बी में रिड्यूस कर दिया आपने, तो इस सूरत में अगर बी डिसाइडेबल है तो फिर ए भी डिसाइडेबल होगा। ये बात लाजमी है कि ए बी अगर डिसाइडेबल है तो ए भी आल्सो इज डिसाइडेबल। इक्विवेलेंटली इफ, अगर ए रिड्यूसिबल है बी का, तो अगर ए अनडिसाइडेबल है, ठीक है, और रिड्यूसिबल टू बी है, यानी रिड्यूस हो जाता है बी में, तो बी भी अनडिसाइडेबल होगा। यानी ए सिर्फ उसी में रिड्यूस हो सकता है जो कि बी में यानी बी में उसी वक्त हो सकता है कि बी भी अनडिसाइडेबल। अब सवाल यहाँ पे एक दो और रेज होते हैं, वो भी हम आगे बताऊंगा मैं आपको, पर याद रहा दो कि अगर ए, क्योंकि ये कह रहा है ए रिड्यूसिबल टू बी, तो बी अगर डिसाइडेबल हो तो ए डिसाइडेबल। लेकिन अगर ए डिसाइडेबल है और वो रिड्यूस हो जाता है बी में, तो अब इस बारे में ज़ाहिर है कोई स्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है कि बी डिसाइडेबल हो, अनडिसाइडेबल हो। तो इनिशियली ये बात जो बता रहे हैं कि ए इज़ रिड्यूसिबल टू बी, तो बी इज़ डिसाइडेबल, जिसमें वो रिड्यूस हुआ अगर वो डिसाइडेबल है, तो ये बात कंफर्म है कि ए बी जो है वो डिसाइडेबल है। तो इन दो थ्योरम्स को हमें रिड्यूसिबिलिटी के लिए ग्रिप में रखना है, ताकि हम जब प्रूव करें तो इन दोनों को सामने टारगेट रखें, हम ये देख सकें कि ये किस तरह से हो रहा है। तो इक्विवेलेंटली इफ ए इज अनडिसाइडेबल एंड रिड्यूसिबल, और टू बी बी इज अनडिसाइडेबल। अब इसमें दो ऑप्शन रह गए हैं अभी, वो क्योंकि डिफाइन नहीं है इस वजह से हमने उसको लिखा ही नहीं। ऑप्शन मैंने क्या बताया कि ए डिसाइड, अगर ए रिड्यूसिबल बी है और ए डिसाइडेबल है, तो बी के बारे में क्या है कि अगर ए डिसाइडेबल है तो बी क्या होगा। और इसी तरह से अगर ए रिड्यूसिबल टू बी है और हमने यहाँ पे लिखा है कि ए बी डिसाइडेबल है, तो ए डिसाइडेबल। यहाँ पे लिख रहा है कि इफ ए डिसाइड, और अगर बी अनडिसाइडेबल है तो फिर क्या होगा, क्योंकि बी डिसाइडेबल पे तो ए डिसाइडेबल, लेकिन बी अनडिसाइडेबल हो तो ए क्या होगा। तो ये दो स्टेटमेंट अभी यहाँ पे मिसिंग है। ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे, मुझे अभी याद नहीं कि वो दो स्टेटमेंट। एक तो डेफिनेट है कि वो अनडिटरमाइन है, कि अगर ए डिसाइडेबल, ए अगर अनडिसाइडेबल है, सॉरी ए डिसाइडेबल है, तो बी के बारे में अनप्रिडिक्शन है। इसके बारे में शायद प्रिडिक्टेड है, मुझे याद नहीं हो क्या। अच्छा जनाब, वी वांट टू रिड्यूस अ हार्ड प्रॉब्लम इनटू इजियर प्रॉब्लम। अ सॉल्यूशन टू द इजियर प्रॉब्लम कैन देन बी यूज्ड टू सॉल्व द हार्डर प्रॉब्लम। हम ये चाहते हैं कि अपने हार्डर प्रॉब्लम को इजियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें, तो फिर वो इजियर प्रॉब्लम जो है वो हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी रिड्यूस कर दें, उसके बाद इस्तेमाल कर लें उसको। तो ये एक तरीक़ेकार है जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। Reversing the logic, reduce a hard problem into the easier problem. But what if the hard problem is known to be unsolvable? यानी अगर हमें ये पता हो कि हार्ड प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता है, यानी अभी तो हम डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल की बात कर रहे थे, हम ये बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सॉल्व नहीं हो सकता है, देन ईजियर प्रॉब्लम मस्ट आल्सो बी अनसॉल्व। यानी हमें मालूम है कि जो हार्ड प्रॉब्लम है या अनसॉल्वेबल है। तो मतलब एक जनरल बात हो रही है, मैं किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर आपको मालूम है कि हार्ड प्रॉब्लम वो अनसॉल्वेबल है, तो हाउ कैन यू से दैट द ईजियर प्रॉब्लम, जो उसका ईजियर प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं, वो सॉल्वेबल कैसे हो सकता है। ठीक है, इन्होंने मिसाल यहाँ पे दी है बड़ी अच्छी। वो कहता है कि लिव फॉर एवर, अगर एक हार्ड प्रॉब्लम है लिव फॉर एवर, तो नोन टू बी इम्पॉसिबल, ये एक इम्पॉसिबल काम है। एक जनरल मीनिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं कि मतलब अगर कोई हादसाती हो, कोई मसाइल ना हो, तो नॉर्मली लोग अपनी एज की वजह से डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो कहता है ईजियर प्रॉब्लम ये कि स्टॉप एजिंग, यानी हम एजिंग को अगर स्टॉप कर दें। कहता है इफ़ वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टू द स्टॉप एजिंग, अगर हम स्टॉप एजिंग कर लेते हैं प्रॉब्लम, देन वी कुड सॉल्व द लिव फॉर एवर प्रॉब्लम। हम ये कर सकते हैं कि उस लिव फॉर एवर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन हमें मालूम है कि लिव फॉर एवर एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, तो इसका जो इजी प्रॉब्लम है वो भी अनसॉल्वेबल है, कि हम कह दें कि स्टॉप एजिंग कर दिया जाए, तो स्टॉप एजिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहता है कि बट वी नो लिविंग फॉर एवर इज इम्पॉसिबल, हमें ये मालूम है कि लिविंग फॉर एवर जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप एजिंग। तो ये बात, यानी जो इसका इजी प्रॉब्लम है, ये भी बेसिकली इम्पॉसिबल है कि हम इसको हासिल कर सकें या इसको ले सकें।
तो दिस इज़ द वे कि उसने यहाँ पे कहा कि अनसॉल्वेबल, तो ये बात हमें जहन में होना चाहिए कि इस तरह से इसको किया जाता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है, तो ये मैं शायद मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ देखा। अच्छा, मैं बताता हूँ, खुद ही बता रही हूँ। अच्छा, अब ये कुछ लैंग्वेजेस की रिगार्डिंग जो है ये जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, लैंग्वेजेस के हिसाब से इस बारे में जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताना शुरू किया कि रिड्यूस, ठीक है, क्या बताता है कि रिड्यूस अ लैंग्वेज ए टू लैंग्वेज बी, यानी लैंग्वेज ए का मतलब है जैसे एटीएम, लैंग्वेज बी मिसाल के तौर मिसाल दे रहा हूँ डीएफए, दिस टाइप ऑफ द लैंग्वेज, नाउ वी आर बेसिकली मूविंग टू एक्चुअल डेस्टिनेशन। इन्होंने इससे पहले एक और एग्जांपल दी थी, हमेशा यहाँ लिखना लिखा नहीं, तो ईजीएस्ट प्रॉब्लम और सॉल्व प्रॉब्लम के हवाले से कि भाई आप प्रॉब्लम को, हार्ड प्रॉब्लम को आसान प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लें, तो एक एग्जांपल शायद बुक में दी हुई है, मैंने कहीं पे देखी थी कि दो हाइकर्स हैं, इसमें से एक जो है वो इंजीनियर है और एक जो है वो मैथमेटिशियन है। तो ये दोनों जो है वो हाइक करते हैं, तो रास्ते में जो है इंटरप्शन होता है बेयर का, एक बेयर जो है वो इनको हिट करता है। तो जब वो बेयर इनको हिट करता है, यानी जब ये हाइक कर रहे होते हैं तो बेयर इन पर हमला अटैक कर देता है, तो इंजीनियर के हाथ में एक स्टिक आती है और वो बड़ा ही एफिशिएंटली उस बेयर को जो है वो स्टिक के थ्रू दूर कर देता है, भगा देता है, और इस तरह से ये दोनों अपनी जान बचा के जो है सेफली जो है बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर ये दोनों हाइक करने के लिए जाते हैं और हाइकर दोनों हाइकिंग कर रहे होते हैं, तो इंजीनियर और मैथमेटिशियन दोबारा हाइकिंग करते हैं, दोबारा वही बेयर जो है वो हिट करता है इनको और अटैक करता है। तो इस वक्त क्योंकि जल्दी में इस वक्त मैथमेटिशियन के हाथ में एक स्टिक जो है वो लग जाती है। अब देखिए, मैथमेटिशियन के हाथ में जो स्टिक आती है तो मैथमेटिशियन सोचता है कि ये मेरे लिए एक हार्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो चुकी है। सॉल्व किस तरह हुई थी कि ये स्टिक इंजीनियर के हाथ में हो तो उसको पता ही नोज डैट कि किस तरह से बेयर को भगाना, दिस इज़ न्यू फॉर मी। तो वो क्या करता है कि जब स्टिक जो है वो मैथमेटिशियन के हाथ में आती है, तो वो उस स्टिक को इंजीनियर को थमा देता है, कहता है तुम ले लो, और जैसा यस्टरडे तुमने किया था वही करो, रेदर देन कि मैं कोई न्यू टेक्निक इस्तेमाल करूँ अपने तौर पर। तो फिर वो इंजीनियर को इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर, इस हार्ड प्रॉब्लम को इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है, और वो स्टिक जो है वो इंजीनियर को देता है, और इंजीनियर क्योंकि ये काम कर चुका होता है लिहाजा इसने एक हार्ड प्रॉब्लम, अगर डायग्राम से देखो तो ऐसा ही होगा कि मैथमेटिशियन के हाथ में स्टिक आई, उसने क्या किया, स्टिक जो है वो इंजीनियर को दे दी, जस्ट गिव द जो भी इनपुट यहाँ पे इसको मिला था, और इंजीनियर ने वो आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो किया जो उसको रिक्वायर्ड था। तो दिस इज अ बेसिकली वे टू कन्वर्ट अ हार्ड प्रॉब्लम इनटू द इजीएस्ट प्रॉब्लम। ये हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई दफ़ा करते रहते हैं और हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू इन द लैंग्वेज फॉर्मेट। अब यहाँ तक जो 9 स्लाइड्स थी वो तो हमने पढ़ ली, कुछ आसान आसान सी बातें, और क्योंकि रियली इज हार्ड, इज द टॉपिक इज़ वेरी हार्ड ना, ये मतलब आपको थोड़ा सा मुश्किल शुरू हो जाएंगे या मुश्किल, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम को प्रूफ करना भी मुश्किल है। तो बुक ज़रूर पढ़ें, बुक पढ़ने के मेरी मतलब स्लाइड्स देखने के बाद ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसी पे इन्हिसार करें, आपको बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्टडी द बुक ना, ताकि आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो अब आप यहाँ पर इसको देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये कहता है रिड्यूस अ लैंग्वेज ए टू लैंग्वेज बी, हम एक लैंग्वेज ए को लैंग्वेज बी में रिड्यूस कर सकते हैं। तो कहता है हम चाहते क्या है, डिसाइडर फॉर ए, डिसाइडर फॉर ए बनाना चाहते हैं, इसे भी समझा रहा है आपको किस तरह होगा। तो एज्यूम करेंगे डिसाइडर फॉर बी, यूज डिसाइडर फॉर बी टू प्रूव अ डिसाइडर फॉर ए, यानी हम क्या करेंगे कि हम ए बनाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इसको सॉल्व करने की एक हार्ड प्रॉब्लम है, तो हम डिसाइडर ऑफ बी यूज करेंगे फॉर प्रूविंग और सॉल्विंग द डिसाइडर ऑफ ए। तो इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास होगी कि दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं अगर प्रूव करना चाहूँ कि क्या नाम है, इक्वलेंस ऑफ टू सी एफ जी आर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं हो सकता है कि एटीएम का एक प्रॉब्लम उठाऊं और उसको रिड्यूस कर दूं सी एफ जी की इक्वलेंसी को प्रूव करने के लिए, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि भाई हाँ मैंने दो लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से वो बताना चाह रहा है कि
आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया करेंगे। यू विल हैव बेसिकली टू टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, और एक को आप दूसरे के लिए सहारा बनाएंगे। और ये समझना, ये सोचना है कि भाई मैं सहारा कैसे बनाऊंगा, यही सारा कोर्स है कि आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया लेना होगा, शुरू में कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दी है रिड्यूसिंग की, कि सपोज दिस इज अ डिसाइडर ऑफ लैंग्वेज एल, यानी एल एक लैंग्वेज है जिसका डिसाइडर है, और वो क्या है कि एक्सेप्ट और लैंग्वेज रिजेक्ट कुछ भी हो रहा है अंदर, लेकिन मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ए पे एंड हो रही है, यानी जो भी लैंग्वेज है ए बी पे कंसिस्ट करता है और ए पे एंड हो रहा है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी एंड एंडिंग विद ए, और ए पे ये एंड हो रहा है, हम ये एज्यूम कर बैठे हैं। अगर ये ए पे एंड हो रहा है तो जो टोकन यानी जो डब्लू, ऐसे डब्लू जो कि ए पे एंड हो रहे होंगे उसके लिए एक्सेप्ट होगा, और जो ए उसके लिए क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर कोई कहता है कि मैं बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहता हूँ जो कि एल प्राइम हो। एल प्राइम का मतलब क्या होगा कि आप ये बता चुके हैं, आपने सवाल भी सॉल्व किए हैं इनके। एल प्राइम का मतलब ये है कि आपने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो ए पे एंड नहीं हो रही है। तो अब इसके लिए क्या एक हार्ड प्रॉब्लम है, आप क्या शुरू से सारा काम करें? आप कहेंगे नहीं, इतना मेहनत कौन करेगा। आप क्या करें कि जो आप पहले बना चुके हैं एल, इसी का सहारा लें, जैसे हमने किया भी था कि रिवर्ट कर दें अगर आपको याद हो तो, और उसके बेसिस पे इसको आप डिज़ाइन करें। किस तरह डिज़ाइन करें कि एक एल प्राइम को डिज़ाइन करने के लिए, जो कि एक हार्ड प्रॉब्लम है, इस एल का जो है वो सहारा लिया जाए, और इनपुट यहाँ डब्ल्यू दें और सर्टिफिकेट, वो डब्ल्यू रिसीव हो इस वाली लैंग्वेज को, यानी हम एल को दे रहे हैं ये इनपुट, लेकिन हमें लग रहा है कि ये एल सॉल्व हो रहा है, लेकिन इनसाइड, जैसे कहते हैं ना इंटेल इनसाइड, तो इसी तरह से इनसाइड एल। ठीक है, तो इस एल के इनसाइड जो है वो एक प्रोग्राम आपने पहले से लिखा हुआ है। उसका काम क्या है कि डब्ल्यू को लेके वो अगर एक्सेप्ट करता है और डब्ल्यू को लेके रिजेक्ट करता है, लेकिन क्योंकि हमें आउटपुट एल प्राइम के लिए चाहिए, तो जो ये एक्सेप्ट कर रहा है उस पर आप इसको रिजेक्ट कर दें, और जहाँ ये रिजेक्ट कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर दें, सिंपल। क्योंकि पूरा प्रोग्राम तो आप लिख चुके हैं, वाई वी आर गोइंग टू राइट द होल प्रोग्राम अगेन फॉर द एल प्राइम फॉर न्यू प्रोग्राम, न्यू एल्गो। हम ये न्यू एल्गो क्यों लिखें पूरा इसके लिए? तो सिर्फ क्या किया हमने, रिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। एक हार्ड प्रॉब्लम को उठाया, और क्योंकि सॉल्व प्रॉब्लम इसके साथ कनेक्टेड था, जो ईजीएस्ट प्रॉब्लम था, हमने उस ईजीएस्ट प्रॉब्लम को इसके साथ सिमुलेट किया, और सिमुलेट करने के बाद हमने उसको बता दिया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद था। डब्ल्यू हम इसको इनपुट करें और डब्ल्यू स्टेटली इसको देंगे, वो एक्सेप्ट पे रिजेक्ट और रिजेक्ट एक्सेप्ट, ऐसा लगेगा कि एल के लिए हमने कोई चीज़ सिमुलेट कर दी, बट एक्चुअल में अगर हम एज अ डेवलपर देखें तो हमने एक ईजीएस्ट प्रॉब्लम को इस्तेमाल कर लिया है, एल को इस्तेमाल कर लिया। तो ये कुछ आसान आसान सी बातें हैं, जाहिर है हमें इससे ही वो बूस्ट मिलेगा जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क करने जाएंगे हम लोग। और अगर हमें ये भी समझ ना आए तो फिर हम डायरेक्टली डिफ़िकल्ट में चले जाए, तो हमें शायद वो समझना ही बहुत ही दुश्वार होगा। तो इस बेसिस के ऊपर, ये जो हमें नज़र आ रहा है, इस बेसिस के ऊपर ज़ाहिर है हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम भी करने जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, इस तरह बना दिया कि डिसाइडर फॉर एल जो आउटसाइड वाला है, डिसाइडर फॉर एल प्राइम और डिसाइडर फॉर एल, और उसके बाद हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। लिखेंगे कैसे, सॉरी, लिखेंगे कैसे? उसको लिखा हुआ रिड्यूस, देखें जो पहले लिखा हुआ होता है ये बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं भी बड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं रिड्यूसिबिलिटी के अंदर, इट्स अ डिफ़िकल्ट टॉपिक। तो रिड्यूस जो है वो आप कह रहे हैं एल प्राइम टू एल, यानी इस जो पहले लिखा हुआ है वो एक हार्ड प्रॉब्लम है, और यू वांट्स टू बेसिकली रिड्यूस दैट हार्ड प्रॉब्लम इनटू द ईजीएस्ट एन ईजीएस्ट प्रॉब्लम। आप एक ईजीएस्ट प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इट मीन्स यू विल टेक द हेल्प और गेट द हेल्प ऑफ easiest प्रॉब्लम टू सिमुलेट द हार्ड प्रॉब्लम, हार्डर प्रॉब्लम। यानी जो हार्डर प्रॉब्लम है इसको सिमुलेट करने के लिए आप ये ईजिएस्ट प्रॉब्लम को इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखें। तो जो अगर डायग्राम से देखें तो जो हार्डर प्रॉब्लम होगा उसको बाहर रखा जाएगा जिसको करने जा रहे हैं, और जो इजीएस्ट प्रॉब्लम है उसको अंदर रखेंगे। तो दिस दिस इज़ अ बेसिकली वे टू सिमुलेट अब योर प्रोग्राम। तो ये इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, जो हम अभी आगे काम करने जा रहे हैं उसमें हमें काफ़ी जो है वो हेल्प जो है वो हम हासिल कर सकेंगे। यहाँ तक ये बात पूछनी तो पूछ लीजिए।
कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा, सब समझ में आ गया। या दो हम लोग कहते थे ना स्टूडेंट से कि भाई खैर आप लोग तो सीनियर स्टूडेंट हैं, समझदार हैं, लेकिन जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उनसे यही कहते थे, आपको याद होगा, या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है या सब समझ में आ रहा है, या सर का मतलब यही होता है। तो ये बात है, आज अदनान शौकत नज़र नहीं आ रहे हैं, तो बिलाल भी हैं, ये पुराने स्टूडेंट हमारे। तो क्लासरूम का ये हाल होता था ना, या तो सब समझ में आता था या कुछ समझ नहीं आता था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके सब समझ में आ रहा है माशाल्लाह। हो सकता है कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तक तो बहुत आसान आसान सी बातें कर रहे हैं, मे भी आ भी जाए, अल्लाह अल्लाह करे आ जाए समझ में। लेकिन मेरे अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि जब तक आप उसकी बुक्स को रीड नहीं करेंगे लेक्चर के बाद, तो शायद आप डिफ़िकल्टीज़ में रहें। इसीलिए क्लास का साइज़ भी श्रिंक हो गया मिड टर्म के बाद। कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे तो कोई बात नहीं, रिजल्ट अच्छे नहीं थे क्या हुआ, चीज़ें समझ में आ जाए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जनाब, अब आइए, जब हमने ये कर लिया तो इसमें इन्होंने दो थ्योरम जो हमने पहले दिए थे दोबारा उन्होंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है कि ए रिड्यूस बी मीन्स दैट ए डिसाइडर फॉर बी कैन बी यूज टू क्रिएट अ डिसाइडर फॉर ए। ठीक है, बी जो है वो इस्तेमाल हो सकता है या होगा या जो भी आप कहें, किसके लिए, ए के लिए। इफ बी डिसाइडेबल, इस बेसिस पे अगर बी डिसाइडेबल है तो ए डिसाइडेबल है, ये ज़हन में रखें। और इस बेसिस पे अगर ए अनडिसाइडेबल है तो बी भी अनडिसाइडेबल है। इन्होंने मेजर यहाँ पर लिख दिया इसीलिए, इफ ए इज नोन टू बी अनडिसाइडेबल एंड ए रिड्यूस टू बी देन बी इज अनडिसाइडेबल। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ए अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है और आप एक ईजिएस्ट प्रॉब्लम को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ईजिएस्ट प्रॉब्लम डिसाइडेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता। दैट ईजिएस्ट प्रॉब्लम शुड बी अनडिसाइडेबल, वो भी अनडिसाइडेबल स्टेटमेंट। टू प्रूव, ये एक जनरल बात की, कोई थ्योरम नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको अलाइन कर लें। उसके बाद पहला थ्योरम स्लाइड नंबर 15 से शुरू होगा। स्लाइड नंबर 15 में आपको पहला थ्योरम जो है वो नजर आएगा। कहता है टू प्रूव एन एडिशनल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज इज नॉट डिसाइडेबल, वी विल एग्जिबिट अ रिडक्शन ऑफ एटीएम टू एल। ये एटीएम को इस्तेमाल करने का एक जुमला इस्तेमाल किया है, बस ये इसी स्लाइड में कहता है टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव एन एडिशनल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज एल है, इज नॉट डिसाइडेबल, वो डिसाइडेबल नहीं है। वी विल एग्जिबिट द रिडक्शन टू ऑफ। अब देखिए ये डिसाइडेबल नहीं है, तो डिसाइडेबल ना होना का मतलब ये है कि हम एक ऐसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें इसके साथ कि जो खुद डिसाइडेबल नहीं है। क्योंकि अगर हम लिखते हैं ए रिड्यूसेस बी, और बी अगर अगर ए अनडिसाइडेबल है तो बी भी अनडिसाइडेबल होगा। तो अगर हम लिखते हैं कि एग्जिबिट अ रिडक्शन ऑफ एटीएम टू एल, एटीएम जो है वो एल में रिड्यूस हो जाती है। एल जो हमें बताया कि एक एडिशनल लैंग्वेज है, एटीएम जो है वो हमारी अपनी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते रहें। तो इससे ये जाहिर होता है कि एटीएम टू एल का मतलब ये हुआ कि एटीएम एक अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली ये जो एडिशनल लैंग्वेज है ये भी एक अनडिसाइडेबल होना चाहिए। ये समझा रहा है, अभी कोई प्रूव नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा है इस तरह करने जाएंगे, इस तरह क्रिया करेंगे हम, और इसी तरह से हम इसको सेटिंग जो है इसकी करेंगे। तो टू प्रूव एन एडिशनल लैंग्वेज एल इज नॉट डिसाइडेबल, वी विल एग्जिबिट अ रिडक्शन ऑफ एटीएम टू एल। ठीक है, तो कहता है इफ ए, यहाँ पे क्या होगा, ए जो है वो एटीएम है, ए जो है वो एटीएम है, इज नोन टू बी अनडिसाइडेबल and A ATM reduces to B which is L, then B is undecidable। तो B जो है वो क्या है, अनडिसाइडेबल है। ये इन्होंने सिर्फ सेटिंग करके बताया आपको। तो अब ये अगर मैं आपसे कहूँ, मिसाल के तौर पर सुनना, अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब ये इसको हटा के एक जनरल स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ कि एटीएम जो होता है, प्रूफ करें कि एटीएम जो है, आप पिछली स्लाइड अगर आपने देखी हो तो आपको ज़रा ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ कि एटीएम जो है वो एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, इसको प्रूव करें, तो इसको प्रूव करने का एक मेथड हम पिछली स्लाइड में डिसाइडेबिलिटी के थ्योरी उसमें पढ़ चुके हैं। तो एटीएम एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, इसको डायगोनलिटी की बेसिस के ऊपर प्रूव किया जा सकता है, और हम कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, लास्ट क्लास में।
लेकिन वो कह रहा है कि इसको प्रूव करें रिडक्शन यानी रिड्यूसिबिलिटी की बेसिस पे। तो आप कहेंगे एटीएम को प्रूव करना है, ये एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, तो कैसे किया जाएगा? अब कहेंगे कि मैं एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करूंगा, यूटीएम डिज़ाइन करूंगा, ठीक है, और वो यूटीएम जो है वो इसको सिमुलेट करेगा। और हमें ये मालूम है कि यूटीएम जो है वो एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, और अगर यूटीएम इसको सिमुलेट करता है जिस भी तरह से जैसे भी करने चाहे, तो फिर हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि यूटीएम जो है वो एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की बात हो रही है। तो ये जो एटीएम है सिंपल, ये भी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, ठीक है। वो क्या मतलब कि आप इसको एक इनपुट देंगे जो कि एक मशीन और एक डब्ल्यू होगा यूटीएम को, मशीन की बेसिकली डिस्क्रिप्शन और डब्ल्यू देंगे। अब आप कहेंगे कि भाई इस यूटीएम का काम ये है कि वो ये सिमुलेशन करके एक जो है मशीन के अंदर इनपुट दे ताकि ये डिसाइड करे क्या करना है। ये इनपुट जो इसको रिसीव होगा वो इसके बेसिस पे एक मशीन की डिस्क्रिप्शन जो है वो इसको इनपुट करेगा। उसके अंदर ये बातें होगी कि डब्ल्यू जो है इस मशीन का पार्ट है या नहीं है, और सुनेगा। अब जब ये सिमुलेट करेगा, इसको देगा, तो इस ये क्योंकि एक एटीएम है, अब ये कर क्या सकता है? ये कर सकता है एक मशीन की डिस्क्रिप्शन देकर डब्ल्यू के अगेंस्ट में कि डब्ल्यू इसके साथ क्या बिहेवियर कर रहा है। तो वो डब्ल्यू अगर इसका पार्ट नहीं है तो ये मशीन क्या करेगी? इसको रिजेक्ट कर देगी। डब्ल्यू अगर इसका पार्ट है तो ये मशीन इसका क्या आंसर देगी? एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन डब्ल्यू अगर इसने एक इंफॉर्मेशन ये दी, और सुनिएगा, इसने एक इंफॉर्मेशन ये दी है, पहली इंफॉर्मेशन तो ये दी ना, ये एक मशीन मैंने सिमुलेट कर ली और इसके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है जो इसको दी जा रही है एटीएम को कि डब्ल्यू के साथ इस मशीन का बिहेवियर क्या है। तो वो कहेगा कि मशीन का बिहेवियर ये है कि वो एक्सेप्ट हो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, यानी डब्ल्यू एक्सेप्ट, रिजेक्ट हो तो रिजेक्ट कर लेता है। लेकिन ये भी ऑप्शन है कि ये मशीन के अंदर बिहेवियर है कि एक लूप बन रहा है, तो ये मशीन लूप के लिए क्या डिसीजन लेगा कि ना तो एक्सेप्ट ना रिजेक्ट, तो बता देगा भाई एक लूप बन रहा है। तो अगर एक लूप मतलब बताता नहीं से बता दिया कि स्टक हुआ होगा, मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये लूप है। हम कहेंगे कि नहीं, गौर सुनिएगा, हम कहें नहीं, बल्कि इस एटीएम का काम ये है, गौर सुनिएगा क्या कह रहा हूँ, इस एटीएम का काम ये है कि इस एटीएम को हमने ऐसी पावर बना दी है कि ये जो है ये लूप को भी रिजेक्ट में शामिल कर देता है। इसके पास ये पावर है, मिसाल के तौर पे वी हैव अ मशीन एटीएम सच दैट कि जो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से उसको दे रहा है लूप की, वो उसको भी रिजेक्ट कर देता है, यानी डज नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, डज नॉट एक्सेप्ट का मतलब है कि वो लूप की कंडीशन में रिजेक्ट और एक्सेप्ट, तो दो चीज़ों को उसने रिजेक्ट कर दिया। एक को, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ नीचे। अब आपने कहा मैंने सिमुलेट कर दिया और मैंने ऐसी मशीन सपोज करो बना भी दी, ठीक है, तो वो ये कहता है कि भाई आप अगर ये मशीन बनाएंगे तो जो इसका सुपर मशीन है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एटीएम यूटीएम रिड्यूसेस, क्योंकि यूटीएम के पास तो ये पावर है ही नहीं कि वो लूप दे। एक्चुअल में तो यही है ना, हम तो कंट्राडिक्शन पे काम कर रहे हैं, रिड्यूसेस एटीएम। हम कह रहे हैं कि यूटीएम को हम इसमें, अब यूटीएम जो है वो बेसिकली अनडिसाइडेबल है, हमें पता है। तो अगर ये अनडिसाइडेबल है तो डेफिनेटली ये भी क्या, इसको भी क्या होना चाहिए? तो ये बात जो हम कह रहे हैं कि इसको लूप में लेकर रिजेक्ट कर देंगे, ये गलत है। हम कह रहे हैं ये मतलब अगर आप किसी चीज़ को प्रूव करते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो वो बेसिकली कंट्रडिक्शन पे प्रूव करते हैं। तो पहले आप ये अज्यूम करेंगे कि वी कैन डू दिस, मतलब आपने कहा मैं ये कर सकता हूँ, किया नहीं है, कर सकता हूँ कि जो लूप वाली कंडीशन मिल रही है उसको मैं रिजेक्ट कर दूँ। तो मैंने सिमुलेट कर लिया, तो आप एक अच्छा सिमुलेट कर लिया, तो अब यूटीएम जो है एक्चुअल में अनडिसाइडेबल है। तो आप कहेंगे अच्छा, मैथमेटिक्स ये कहती है कि यूटीएम एक अनडिसाइडेबल है और हमने रिड्यूस कर लिया उसको एटीएम में, तो ये तो कोई कंट्रोडक्शन वाली बात है, क्योंकि तो वो ये कहेगा कि ये आपने किया तो है, लेकिन क्योंकि ये कंट्रडिक्शन आ रहा है, तो कंट्रडिक्शन के अंदर का मतलब ये हुआ कि ये एक अनडिसाइडेबल है, तो डेफिनेटली रिडक्शन के बेसिस पे इसको भी अनडिसाइडेबल होना चाहिए। तो जो हमारा एजम्पशन और सपोज है वो गलत है कि ये किसी लूप को रिजेक्ट कर देगा।
That's why we can say that ATM is undecidable. तो इज इंटरेस्टिंग ना, अगर आप इस चीज़ को उठा के पिछले लेक्चर से मैच करें, पिछला लेक्चर मतलब जो थोड़े एक वीक पहले हमने किया था, उसमें इसी एटीएम को हमने डायगोनलिटी की बेसिस पे प्रूव किया था। इसका मतलब है वी हैव वेरिएशन ऑफ द वे ऑफ टू प्रूव एनी लैंग्वेज। हमने उसको डायगोनलिटी की बेसिस पे प्रूव किया। वो भी प्रूव अच्छा था लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट से मतलब उसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पे इसके स्टेप्स ज़रा आसान है क्योंकि हम थ्योरम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है जो कि आप प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो दो थ्योरम पढ़े उसका सहारा लेते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर हमें कुछ थ्योरम्स यहाँ पे इसी तरह से प्रूव करने हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं प्रूव के लिए। तो ये जो एडिशनल लैंग्वेज है समझाने के लिए लिखा है कि अगर हम लिख रहे हैं ATM टू L, तो इसका मतलब है ATM इज डिफाइंड एज ए विच इज़ अ हार्ड प्रॉब्लम, और हम चाहते थे एल के बारे में, तो एल इज एन ईजीएस्ट प्रॉब्लम। एल को हमने बी माना है, तो वी कैन, अगर ए अनडिसाइडेबल है तो फिर एल भी अनडिसाइडेबल है। इस तरह से हम इस चीज़ों को प्रूव किया करेंगे। तो पहला थ्योरम जो बुक में बिल्कुल स्टार्ट होते ही पेज नंबर 2 पे, यानी चैप्टर के पेज नंबर 2 पे, जो चैप्टर नंबर 5 आपका है, उसके चैप्टर के पेज नंबर 2 पे जो पहला थ्योरम है वो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, सेम एज लाइक द ATM हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो कहता है कि इस थ्योरम को हम इसी तरह रिड्यूसिबिलिटी के बेसिस से प्रूव करेंगे। इस लाइक ATM, ये ATM जैसा ही प्रॉब्लम है और उसको हम रिड्यूसिबिलिटी के बेसिस पे प्रूव कर रहे होंगे। थ्योरम क्या है ये पढ़ते हैं कि क्या ये इस थ्योरम के अंदर हमें बताना चाहता है। थ्योरम नंबर 1, मैं सिर्फ 3 थ्योरम कराऊंगा इसमें से, आप बाकी आपको दूंगा करने के लिए जो बुक में रिमेनिंग रह जाते हैं। आज के लेक्चर में हमें सिर्फ ये 3 थ्योरम समझना है कि किसी तरह से ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, ताकि बुक के बाकी थ्योरम आप समझें। और इन्हीं थ्योरम से आज क्विज भी है कि आपको मैं ये पढ़ाऊँगा। एक टॉपिक पिछले डिसाइडेबिलिटी से है और एक थ्योरम जो है वो इसी से अभी जो पढ़ रहे हैं मुझसे। तो सही और गलत पे तो डिबेट नहीं है, आपको कितना समझ आ रहा है, कितना टेंटेटिव है, कि आप इस बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है कि हॉल्ट TM, ठीक है, हॉल्ट TM का मतलब है कि आप एक ट्यूरिंग मशीन है वो हॉल्ट हो जाती है, M, W, क्योंकि M इज TM, M एक TM है, एंड M हॉल्ट ऑन W इज अनडिसाइडेबल। ये बात बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम TM के लिए मैं भी आपको समझा रहा थोड़ी देर पहले। तो हॉल्ट TM प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, इसको प्रूफ करना है। हॉल्ट TM प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल बिकॉज इफ W accept by M then accept, W reject by M then reject, but W is loop for M, creates the loop for M, then we cannot decide the accept and reject. That's why we are saying the hard problem is undecidable. But we need to prove by using the decidability. We already know that this is a problem and we already have done right now, हमने यही बात की अभी, और जो डायगोनलिटी की बेसिस से प्रूव किया था लास्ट क्लास में वो भी यही बात थी, ऑलमोस्ट हॉल्टिंग प्रॉब्लम था। अब हमें उसको रिड्यूसिबिलिटी की बेसिस से प्रूव करना है, तो उसके पूरे प्रॉपर स्टेप भी लिखे हुए हैं बुक के अंदर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और शायद मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके डायग्रामेटिक वे में शो करने की कोशिश की है, जो कि बुक में डायग्रामेटिक वे में नहीं है, तो इसलिए आप जो हैं वो डायग्रामेटिक वे में थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। अच्छा जनाब, तो बात क्या हो रही थी कि हम हॉल्टिंग प्रॉब्लम को प्रूव कर रहे हैं। अब ज़रा देखिएगा किस तरह से वो वर्डिंग लेता है। इन दिस एग्जाम्पल ATM प्लेस ए एंड हॉल्ट प्रॉब्लम प्लेस, यानी इसने क्या किया कि एक हार्डर प्रॉब्लम ATM को उठाया, और हमने कहा हॉल्टिंग प्रॉब्लम तो आसान है। यानी हॉल्टिंग का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है, एक्चुअल में ये कहना चाहता है कि ये जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है इसके पास दो ऑप्शन है, ये एक्सेप्ट करता है या ये रिजेक्ट करता है। तो ये एक ईजीएस्ट प्रॉब्लम है। तो हम एक हार्डर प्रॉब्लम जो कि ATM है, हम ना सोचें कि जो दिया गया वो हार्डर है, बल्कि इसको ईजीएस्ट प्रॉब्लम मान के ऑलरेडी एक हार्डर प्रॉब्लम मौजूद है ATM का, हम उसको रिड्यूसेस कर दें। तो किस तरह लिखेंगे कि ATM, ठीक है, reduces H हॉल्ट,
हॉल्ट टीएम, ये लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम ये चाहते हैं कि एटीएम को प्रूव करने के लिए अगर एटीएम इसके थ्रू प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ये जो है वो डिसाइडेबल है। लेकिन अगर प्रूव नहीं होता है तो क्योंकि ये अनडिसाइडेबल है, यानी हम इसको इसमें सिमुलेट करने की कोशिश करें और इसको इसके साथ अलाइन कर दें कि हम एक ऐसा हॉल्ट प्रॉब्लम बना लें जो कि लूप को भी रिजेक्ट, जैसे मैंने बताया, कर दे, तो इसका मतलब है हमने इसको इसके साथ अलाइन कर दिया। जब अलाइन कर दिया तो इससे जाहिर होता है कि एटीएम एक अनडिसाइडेबल है, तो यकीनन हॉल्ट प्रॉब्लम भी जो है वो क्या होगा, एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होगा। तो आइए उसको देखते हैं किस तरह से इसने वर्डिंग यूज़ की है इसकी। सो वी नीड टू शो नाउ अ डिसाइडर आर। अब इन्होंने कहा एक डिसाइडर आर फॉर हॉल्ट टीएम कुड बी यूज टू डिसाइड एटीएम। ठीक है, हम एक डिसाइडर आर को इस्तेमाल करेंगे जो सिमुलेट करेगा हॉल्ट को। ये तो हॉल्ट तो एक प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को सिमुलेट करने के लिए एक मशीन बनाएंगे जिसका नाम आर होगा, और वो इस्तेमाल होगा, यानी ये मशीन जो है ये इस्तेमाल करेगा डिसाइड करने के लिए एटीएम को, जो एटीएम हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए, यूज़ किए हार्डर प्रॉब्लम। दैट इज़ बिल्ड अ डिसाइडर एच फॉर एटीएम। और हम एटीएम को, जो क्योंकि एटीएम भी एक लैंग्वेज है, उसको सिमुलेट करने के लिए हम एक एच मशीन जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो एटीएम की इंफॉर्मेशन को बेसिकली यूज़ करके, डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके उसको सिमुलेट कर रहा होगा। तो मैं अगर इस आगे बढ़ने से पहले, आपको ज़ाहिर कन्फ्यूजन तो होगी और बड़ी कन्फ्यूजन होगी अभी। तो आप कहेंगे कि ये मेरा एच है जो बेसिकली एटीएम को, यानी एच है जो एटीएम को सिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये एटीएम इज़ अ लैंग्वेज, एटीएम जो है वो एक लैंग्वेज है और इसके लिए जो मशीन है वो एच है। समझ आई बात है, ये तो आसान हो गया। और क्योंकि हॉल्ट प्रॉब्लम भी एक लैंग्वेज है, तो इसको बेसिकली हमने सिमुलेट करने के लिए आर इस्तेमाल किया, मशीन आर इस्तेमाल किया। तो अब हमें यहाँ पे ये सारा गेम प्ले करना है इस डायग्राम के बेसिस पे। अंदर क्यों बताया आर को, क्योंकि एटीएम रिड्यूसेस आर, हॉल्ट एटीएम है, तो जो रिड्यूस जिसमें होता है वो बेसिकली अंदर चला जाता है, यानी जो रिड्यूस हो रहा होता है वो तो बाहर ही रहता है, जो रिड्यूस कर रहा होता है वो बेसिकली मशीन के अंदर। ये तो एक हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। तो दिस इज़ अ वे। सो वी नीड टू शो नाउ अ डिसाइडर आर। अब हम बता रहे हैं कि यहाँ एक मशीन आर है, एक डिसाइडर आर है। अब देखिए लिखा है वो वर्ड क्या, डिसाइडर। हमें शो करना है कि डिसाइडर आर एग्जिस्ट करता है फॉर मशीन फॉर लैंग्वेज हॉल्ट टीएम कुड बी यूज, जो कि इस्तेमाल होगा टू डिसाइड एटीएम। ये सारा सपोजिशन है ना, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें अनडिसाइडेबिलिटी प्रूफ करना है, लेकिन वो कह रहा है कि हम ये डिसाइड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्ड अ डिसाइडर एच फॉर एटीएम। डायग्राम से उन्होंने कुछ इस तरह शो किया है कि वो कहता ये है कि भाई देखो, हम यहाँ से एच को क्या इंफॉर्मेशन देंगे जो कि एटीएम के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसको ये इंफॉर्मेशन देंगे कि एम और डब्ल्यू, मशीन की डिस्क्रिप्शन, और डब्ल्यू मशीन जो कि एटीएम मशीन है उसकी डिस्क्रिप्शन, और डब्ल्यू वो क्या करेगा कि वो ये जो एच है ये सिमुलेट करेगा इसको, और सिमुलेट करने के बाद जो सिमुलेशन आएगी उसका आउटपुट वो जो है यहाँ पे शो करेगा। वो आउटपुट जो है इसको जो है वो देगा कि भाई मेरा ये आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो W है वो जो इसको दिया जाएगा मशीन M को सिमुलेट करने पे, जो H ये काम कर रहा होगा जिसको हमने ATM लैंग्वेज कहा है उसके लिए, तो इसके तो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल ATM है और ATM के बारे में मालूम है। देखिए ये प्रूव्ड है इसलिए हमने ATM यूज़ किया है। वी ऑलरेडी प्रूव्ड ATM इज अनडिसाइडेबल। तो इट मीन्स जब आप इसको इसको सिमुलेट कर रहे होंगे यहाँ पर H को फॉर W and the some Turing machine of M, so you will get the three results: loop, accept and reject. तो आप कहेंगे कि भाई अगर यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन इनको इस तरह दी जाएगी, यानी ये H जो है इस्तेमाल करेगा, होगा इसकी डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करेगा इस तरह से। किस तरह इस्तेमाल कर रहा होगा कि आर इनसाइड, ये आर है, ठीक है, आर इनसाइड एम कॉमर डब्ल्यू, जो इसने इसको सिमुलेट डिस्क्रिप्शन करके जो ट्यूरिंग मशीन बनाई है। और वो कह रहा है कि अगर एम डज नॉट हॉल्ट, जो हमारा हॉल्ट प्रॉब्लम वाला मशीन है, अगर वो हॉल्ट इस डब्ल्यू के ऊपर मशीन को हॉल्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हम इसको हॉल्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं जैसे अभी मैंने कहा था, तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा, यानी डज नॉट हॉल्ट पे भी रिजेक्ट कर देगा।
हम ये एज्यूम करें कि ऐसी मशीन हमने बना ली, इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये डज नॉट हॉल्ट है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद एक ट्यूरिंग मशीन यानी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन हमने इस्तेमाल किया, जिसका काम ये है कि एक्सेप्ट एम हॉल्ट ऑन डब्ल्यू, और वो बेसिकली एम के बेसिस के ऊपर, यानी जो एम है उसको सिमुलेट करता है एच की मदद से, यानी एच का काम किया कि वो सिमुलेट करा रहा है इसको, और डब्ल्यू अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट, और रिजेक्ट हो रहा है तो रिजेक्ट करवा रहा है। ये सारा काम जो इसके अंदर हो रहा है, इसको कराने वाला जो सुपरवाइजर है वो एच है, और ये बेसिकली आर है जो हम लिए बैठे हुए हैं हॉल्ट प्रॉब्लम। तो हाँ, मैं कर देता हूँ, फिर कर देता हूँ, अब दोबारा से भी बिल्कुल समझाता हूँ। ठीक है, देखें हमारा इशू क्या है कि हम प्रूफ करने जा रहे हैं हॉल्ट, सॉरी, हॉल्ट टी एम इज अनडिसाइडेबल, ये प्रूफ करने जा रहे हैं। ये बात हम डायगोनलिटी की बेसिस भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जो डिसाइडेबल के टॉपिक्स है ना उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि आप रिड्यूसिबिलिटी की बेसिस से प्रूफ करें इसको। तो जब आप इसको रिड्यूसिबिलिटी की बेसिस पे प्रूफ करने के लिए जाएंगे तो हमें एक लैंग्वेज इसके साथ सपोज करनी पड़ेगी, चाहे आप इसको हार्ड प्रॉब्लम मान लें या दूसरी लैंग्वेज का। तो हमने यहाँ पे कहा कि ATM रिड्यूसेस, ठीक है, किस में रिड्यूस हो जाएगा, हॉल्ट TM के अंदर, हॉल्ट TM, ये बात हमने बता दी। अच्छा, अब ATM जो है उसको हम हॉल्ट TM में रिड्यूस कर सकते हैं, यानी अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम डिसाइडेबल करने जा रहे हैं उसको, तो इस बेसिस के ऊपर हम क्या चीज़ डिज़ाइन करेंगे, ये समझने की बात है। तो क्योंकि हम हॉल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यानी ATM के लिए, तो हॉल्ट प्रॉब्लम का मकसद क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट दे आंसर। लेकिन ATM जो है उसका इशू ये है कि ये तीन चीज़ें इनपुट देता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और लूप। तो हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने जा रहे हैं हॉल्ट प्रॉब्लम से, और ये कह रहे हैं कि जो रिजेक्ट और लूप है वो बेसिकली रिजेक्ट में चला जाएगा, और जो एक्सेप्ट है वो एक्सेप्ट में चला जाएगा। तो इस तरह ATM का मसला हल हो जाएगा हमारे लिए, और किसको इस्तेमाल करते हुए हो जाएगा, हॉल्ट प्रॉब्लम। तो वो जो हॉल्ट प्रॉब्लम है वो हमने इसके इनसाइट्स जो है डिज़ाइन कर दिए हमारे ATM के। ATM लैंग्वेज, ये ATM जो है वो लैंग्वेज है, और इसका सिमुलेटर जो है वो H है। तो एच की जिम्मेदारी ये है कि वो इसको इसको बेसिकली सिमुलेट करेगा और हैंडल करेगा पूरा का पूरा इस हॉल्ट प्रॉब्लम को, कि किस तरह से इससे काम करवाना है। तो वो ये डिस्क्रिप्शन लेगा, डिस्क्रिप्शन लेने के बाद पूरी मशीन को डिज़ाइन करेगा, और फिर हॉल्टिंग के बेसिस के ऊपर अगर लूप जनरेट हो रहा है तो वो लूप के बेसिस पे रिजेक्ट, और अगर एक्सेप्ट UTM के थ्रू अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट, और रिजेक्ट हो रहा है तो रिजेक्ट करेगा, जो कि ATM के थ्रू हॉल्ट प्रॉब्लम को इस्तेमाल करके हम हासिल कर लेंगे, और हम ये खुश हो जाएंगे कि हमने इसको सिमुलेट कर दिया। ये एक कंट्रडिक्शन है जिसको हम कहते हैं सपोज किया हमने, कि इस तरह कर लिया हमने, सपोज किया हमने, ये काम भी हमने कर लिया कि जो डज नॉट हॉल्ट है, जिसको लूप कहते हैं, डज नॉट हॉल्ट का मतलब क्या था, लूप, उसको भी रिजेक्ट करा दिया हमने एच को इस्तेमाल करके, और इसको भी हमने जो रिजेक्ट है वो रिजेक्ट UTM यानी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को इस्तेमाल करें, रिजेक्ट को रिजेक्ट और एक्सेप्ट को एक्सेप्ट करा दें। एक्सेप्ट का मतलब है, इसको एक्सेप्ट काट दो, हॉल्ट ही सही है, एक्सेप्ट का वर्ड बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। यानी बेसिकली एक्सेप्ट मैं इस सूरत में कह रहा हूँ कि जो हॉल्ट प्रॉब्लम जिसको एक्सेप्ट कर, तो हम लूप को भी रिजेक्ट कह रहे हैं और एक्सेप्ट कह रहे हैं, जो बेसिकली रिजेक्ट प्रॉपरली हो रहे हैं और जो प्रॉपरली एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कहा गया था कंबाइन। लेकिन चलो इसको छोड़ देते हैं, हम कहते हैं एम हॉल्ट ऑन डब्ल्यू, सिर्फ हॉल्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो UTM को दिया, UTM सिमुलेट होगा डब्ल्यू का, और सिमुलेट करने के बाद अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट, और रिजेक्ट हो रहा है तो रिजेक्ट। क्योंकि हॉल्ट में हमें ये नहीं पता, क्योंकि देखें जो हॉल्ट प्रॉब्लम है इसके दो ही ऑप्शन है, डज नॉट हॉल्ट और हॉल्ट। डज नॉट हॉल्ट में रिजेक्ट कर दिया, और हॉल्ट में दो ऑप्शन और हैं,
तो उस दो ऑप्शन को हम देखना चाहते हैं कि ये जो हॉल्ट हो रहा है वो रिजेक्शन के बेसिस पे हो रहा है या एक्सेप्टेंस के। तो हमने एक और यूटीएम बनाया, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, और उसको सिमुलेट कराया डब्ल्यू के बेसिस पे, और ये देख रहे हैं कि ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है तो दोनों हॉल्ट, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट, और रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्ट। और डज नॉट हॉल्ट हो रहा है, ये भी हमने डिटेक्ट करा लिया, तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो वी कैन सिमुलेट इन दिस वे टू आवर एटीएम। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने एटीएम को, जो हमारा एटीएम दिया हुआ है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम हॉल्ट टीएम के ऊपर। अब अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर इस तरह जो हमने किया ऐसा कर सकते हैं, तो हालांकि ये एक अजम्पशन है, ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन आपने कहा कि ऐसा कर भी लिया हमने, तो हमें ये मालूम है कि एटीएम ऑलरेडी अनडिसाइडेबल है। तो फिर ये हॉल्ट प्रॉब्लम भी जो है वो क्या होगा, अनडिसाइडेबल है। यानी हमने अपने एटीएम को ईजियर प्रॉब्लम के साथ सिमुलेट कर दिया, यानी मैप कर दिया। मैप करने के बाद हम खुशी होगा कि चलो मैप हो गया ये, और रिजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि एटीएम इटसेल्फ अ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो जिसके थ्रू आपने इसको मैप कराया है, जिसको आप हॉल्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं, तो ये हॉल्ट प्रॉब्लम भी जो है वो क्या होगा, अनडिसाइडेबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अनडिसाइडेबल चीज़ को मैप करें और वो मैपिंग जो है वो डिसाइडेबल का जो है वो प्रॉब्लम और उसके थ्रू हो जाए। डेफिनेटली ये भी अनडिसाइडेबल होगा। तो अगर ये अब गौर सुनिएगा, अगर ये अनडिसाइडेबल होगा, जिसको हम हॉल्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये काम आप नहीं कर सकते। हमने तो एजम्पशन लेके चले थे, लेकिन तो फिर आप ये काम उसमें नहीं कर सकेंगे। दिस इज अ बेसिकली वे टू प्रूव। इसमें इसने 4 लाइनें और लिखी हैं। कहता है द यूटीएम यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज एग्जिस्ट बट आर इज नॉट एग्जिस्ट। यानी वो कह रहा है कि ये तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन तो एग्जिस्ट करता है ये वाला, लेकिन ये आर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो यानी ये वाला काम तो हो सकता है कि डज नॉट, यानी हॉल्ट हो रहा है तो चेक कर ले कि एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो आर का ये वाला पार्ट है जो कि इतना प्रॉपर है कि डज नॉट हॉल्ट को रिजेक्ट कर दे, ये एग्जिस्ट नहीं करता। विच इज़ कंट्राडिक्शन, यानी जो हमारी कंट्राडिक्शन के ज़मरे में आता है कि हम कह रहे हो जाएगा, लेकिन इधर इफ़ आर इज़ एटीएम और आर भी क्योंकि एक एटीएम ही है, तो देन इट कैन रिजेक्ट व्हेन मशीन डज नॉट हॉट। ठीक है, यानी आर अगर है तो इट कैन रिजेक्ट, ये कर सकता है रिजेक्ट व्हेन मशीन डज नॉट हॉट। ऑलरेडी प्रूफ एटीएम इज अनडिसाइडेबल, जबकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि एटीएम जो होता है वो अनडिसाइडेबल होता है। तो अगर एटीएम अनडिसाइडेबल है तो हॉल्ट प्रॉब्लम भी जो है वो क्या होगा, अनडिसाइडेबल। तो आप चाहें तो इतने सारे जुमले ना याद करें, ना मेमोराइज करें, आप सिर्फ यहाँ पे 2-3 जुमले ही कह सकते हैं जो इसकी थ्योरम्स के बेसिस पे हमने ट्राई, क्योंकि आपको रट्टा तो नहीं लगाएंगे, आप तो अपने तौर पे जो स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, तो आप आसानी लिख सकते हैं कि जो शुरू के स्टेटमेंट वो तो ठीक है, उसको आसान भी है कि यूटीएम बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाना आपके लिए डिफ़िकल्ट है। दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। और आपको पता है कि ये खुद भी आर जो है वो खुद भी एक एटीएम है। तो आप ये कह सकते हैं कि, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि एटीएम हमने क्योंकि उसको सिमुलेट कर दिया है, तो लिहाजा एटीएम रिड्यूसेस आपने कर दिया, जिस बेसिस पे किया है, सही है गलत अजम्पशन पे, एटीएम जो है वो रिड्यूस हो चुका है। यानी सही गलत से मुराद है कि आपने कहा कि मैं ऐसा कोई एटीएम बना लूँगा जो कि डज नॉट होल्ड को रिजेक्ट कर देगा, तो फिर आप बना लूँगा या बना लिया है, तो एटीएम रिड्यूसेस जो है वो हॉल्ट टीएम के हो गया, हॉल्ट टीएम। और अगर कर दिया तो आप कहेंगे, फिर अगली लाइन में आप रेदर देन की वो लिखें जो वहाँ लिखा हो, आप लिखें कि वी नो दैट एटीएम इज अनडिसाइडेबल। एटीएम जो है अनडिसाइडेबल एक बार, एंड रिड्यूसेस टू एचटीएम, और रिड्यूस हो चुका है एचटीएम में। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एचटीएम इज आल्सो अनडिसाइडेबल। अगर ये रिड्यूस हो चुका है एचटीएम में, तो फिर अगर ये अनडिसाइडेबल है तो ये भी अनडिसाइडेबल होगा। आप इस तरह के स्टेटमेंट देके उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पहला थ्योरम था जिसको आपने बेसिकली एक टेक्निकल पॉइंट से जो है रिड्यूसिबिलिटी के टेक्निकल पॉइंट से उसको प्रूव किया। सेकंड हमारे पास है कि ए सर्कुलर यानी ए रोटेशन भी कहते हैं, ए सर्कुलर और ए रोटेशन, एम कॉमा डब्ल्यू, एम एक्सेप्ट डब्ल्यू इफ एंड ओनली इफ एम एक्सेप्ट अ सर्कुलर रोटेशन ऑफ डब्ल्यू बाय वन प्लेसेस। ठीक है, इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। वी वांट टू शो दैट ए सर्कुलर इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम।
अब ये बात हमें प्रूफ करना है कि एक सर्कुलर जो है वो एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। अब कैसे प्रूव होगा इसको भी देखते हैं कि ए सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब तो पहले समझें। सर्कुलर का मतलब ये है कि रोटेशन इज लाइक वन रोटेशन, वन रोटेशन, सर्कुलर यानी वन रोटेशन, यानी ए बी सी है तो डब्ल्यू सर्कुलर होगा सी ए बी, सी यहाँ चला जाएगा इस एक से पहले और सी ए बी। और अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है तो फिर डेफिनेटली देखिए ये पूरा चेन है। अगर अगर वो कह रहा है कि हमारी मशीन सर्कुलर इस तरह से है कि अगर वो डब्ल्यू को एक्सेप्ट करे तो उसके एक सर्कुलर को भी एक्सेप्ट करे। तो अगर वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, मशीन ने अगर उसको एक्सेप्ट किया है तो इसके एक सर्कुलर रोटेशन को जनरेट होने वाले टोकन को भी एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कि डब्ल्यू को एक्सेप्ट कर ले और इसके एक टोकन, एक कैरेक्टर रोटेशन वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, तो ये बेसिकली इलीगल हो जाएगा। तो एक रोटेशन हमने की तो सी ए बी हो गया और इसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो अगर वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है जो कि एक्चुअल में ए बी सी का रोटेशन है, तो डेफिनेटली जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो बी सी ए को भी एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। एक पूरी चेन बन गई ना बी सी ए। और जब बी सी ए को एक्सेप्ट करेगा तो डेफिनेटली ए बी सी को भी करेगा, जो कि पहले ही बता चुके हैं हम। तो एक्चुअल में वन रोटेशन का मतलब है कि पूरी साइकिल को, उस टोकन की पूरी साइकिल को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ए बी सी को करेगा तो सी बी ए को करेगा, सी ए बी को करेगा, सी ए बी को करेगा तो बी सी ए को करेगा, बी सी ए को करेगा तो फिर दोबारा ए बी सी पे पहुंच जाएंगे आप। तो इस तरह से आप एक साइकिल पूरा कर लेंगे। तो दिस इज़ अ बेसिकली आवर लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है कि वी कैन नॉट डिफाइन दिस वन कि ए सर्कुलर जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा हो उसको। ठीक है, तो पहले यहाँ तक बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बात पूछनी है तक? जी सर, कोई बात पूछनी है? कोई ऐसी आंसर दे दें, चैट पे दे दें। कन्फ्यूजन तो देखिए मैं आपको बताऊँ, मतलब मैं ये तो खैर पुराना ही सवाल है। ये बहुत सारे लोग तो अभी इसको सुन के ही थोड़े से वो हो गए होंगे, यार मैं जो काम मैं कर रहा हूँ वही करता रहा हूँ, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं, बाद में समझ लूँगा। क्योंकि ये तो डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसको हम बाद में कुछ समझ लेंगे, कोई तरीक़ेकार क्या करेंगे वीडियो देख के। तो ज़ाहिर है वो तो अभी ये टेंटेटिव जानी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्या 15 तो स्टूडेंट है, 17 स्टूडेंट है खाली। तो 17 में से कुछ स्टूडेंट्स उसको नहीं समझ सक रहे होंगे क्या बात हो रही है, और डेफिनेटली मुश्किल चीज़ है। हमारी बात अभी सिर्फ ये हो रही है कि हम ये इस लैंग्वेज को अनडिसाइडेबल लैंग्वेज प्रूव करने जा रहे हैं। ये एक अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है कि अगर एक मशीन जो है किसी टोकन ए बी सी को एक्सेप्ट करता है तो वो लाजमी तौर पे इसके वन रोटेशन को भी एक्सेप्ट करेगा। दिस इज़ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, यानी ये ऐसा प्रॉब्लम एक्सेप्ट या रिजेक्ट में नहीं, बल्कि ये लूप में फंसने के चांसेस हैं इसमें। तो इस बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, सवाल के हवाले से आंसर तो मैं भी आपको देता हूँ। गुड है, बस एक दफ़ा आप बुक पढ़ लें स्टूडेंट्स, आपको मैं बार बार सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर बुक पढ़ें। और ये जो रिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये हम कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा इससे अभी जान नहीं छूटनी। वी विल स्टडी द नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ रहे होंगे उसमें भी इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जनाब, कहता है वी विल रिड्यूस। अब इसमें इन्होंने क्या तरतीब बनाई है, बिल्कुल वैसी जैसे पहले बनाई थी कि वी विल रिड्यूस और एटीएम टू ए सर, यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एटीएम डिज़ाइन करेंगे। एटीएम इज़ ए लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इनटू दिस, तो एच। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी। सही, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जनाब, सही, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वो कहता है कि हम इसको प्रूफ करने के लिए ए सर एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही? यस सर आ रही है, थोड़ी देर के लिए आपका माइक म्यूट हो गया था, वो जी जी, अंजुम भाई उस वक्त की बात कर रहे हैं। सही है सही है, क्योंकि वो मैंने खुद किया था नेट को चेक करने के लिए। जी सर,
उसने कहा कि हमें प्रूफ करना है कि ए सर्कुलर जो है वो एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, और विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिबिलिटी वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वन. सो वी विल एडजस्ट कि एटीएम टू ए सर्कुलर, यानी एटीएम जो है वो ए सर्कुलर के साथ जो है वो रिड्यूस हो जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मैं बता रहा था अभी लिख रहा था, तो उसको इस तरह लिखेंगे कि H इज़ अ मशीन विच बेसिकली सिमुलेट द एटीएम. और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप एक सर्कुलर जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, यानी जिसको हम ये सर्कुलर के लिए आप एक मशीन बनाएंगे, कोई भी नाम दे दें उसको, मैं टी दे देता हूँ, टी. तो ये जो मशीन सॉरी, ये एटीएम के लिए डिज़ाइन हो रही है, और ये जो है वो ए सर्कुलर के लिए. और उसके बेसिस के ऊपर हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो है वो यहाँ पे किस तरह जनरेट होगा. और वो कहता है कि ये प्रॉब्लम एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है. तो अगर हम एटीएम को इसके साथ मैच कर गए, यानी इसने अभी विल का वर्ड यूज़ किया है ना कि करेंगे, अगर ये कर देता है, एटीएम जो है वो रिड्यूस हो जाता है ए सर्कुलर के साथ, और ये एक इसका इजी प्रॉब्लम बन जाता है ए सर्कुलर इसका एटीएम का. तो इससे ये जाहिर होगा कि एटीएम एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, तो ए सर्कुलर भी एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, rather than कि हम ए सर्कुलर को डायरेक्टली प्रूव करें. तो इस बेसिस पे वो कहता है assume we have a TM ट्यूरिंग मशीन R that decide A सर्कुलर. एक ट्यूरिंग मशीन R है जो ए सर्कुलर को डिसाइड करता है. यानी ए सर्कुलर का मतलब क्या हुआ कि अगर वो रोटेशन, कोई मशीन जो है वो W और उसके रोटेशन को भी एक्सेप्ट करेगी, कोई मशीन जो है वो W को भी एक्सेप्ट करे और उसके रोटेशन को भी एक्सेप्ट करे, तो वो एक्सेप्ट है. और अगर रोटेशन को एक्सेप्ट करे और सॉरी W को एक्सेप्ट करे और रोटेशन को एक्सेप्ट ना करे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी. ये ए सर्कुलर का मतलब है. तो कहता है हम एक R बनाएंगे जो ये काम करेगा, एंड वी वांट टू शो TMH दैट डिसाइड TM. और हमारे पास एक मशीन H है जो कि इसका, क्योंकि हमने पेरेंट या इसको कह लें कि सुपर मशीन बनाया है, तो वो बेसिकली H है. और वो मशीन बेसिकली क्या करेगा, कि आपके लिए एटीएम को सिमुलेट करेगा. और एटीएम को सिमुलेट इस तरह करेगा कि यहाँ से वो उसको इनपुट देगा इस वाली मशीन को. अब वो किस तरह से ये दोनों सिमुलेट होंगे इसकी तरतीब हमें बनानी है. तो वो तरतीब इस तरह बना रहा है कि एज्यूम वी हैव TM R. बस इसमें फोकस रखना है जुमले क्या यूज करें, आप भी पढ़ते रहें क्या जुमले यूज हो रहे हैं. ट्यूरिंग मशीन R दैट डिसाइड ए सर्कुलर, यानी R का काम है वो एक सर्कुलर को डिसाइड करे, एंड वी वांट टू शो TMH. H का काम ये है कि एटीएम के लिए काम करे. अब डेफिनेटली पहले एटीएम को इनपुट मिलेगा, वो उसको सिमुलेट करेगा और वो फिर R को इनपुट के तौर पे देगा. H is specific decider for ATM and R is decider for A circuit. ये दोनों इन्होंने यहाँ पे आपको समझा दिया. तो H को क्या चीज़, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये जो H है, ये जो H है, ये जो H है इसको क्या इनपुट मिलेगा. इसके अंदर A सर्क होगा, R होगा, लेकिन पहले जब हम H को इनपुट देंगे तो H को इनपुट क्या देंगे. जी सर, पूछ रहा हूँ सवाल आपसे कि आप अगर आइडिया बन रहा है तो बता सकते हैं कि H को क्या इनपुट देंगे आप. स्टूडेंट आधार साहब. मशीन और टोकन देंगे. मशीन यानी M. यानी कि ए सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी है. हाँ, तो हम इसको M देंगे और क्या देंगे, एक ही टोकन देंगे ना W. और टोकन देंगे जिसको डिसाइड करेगा कि टोकन. वही M और W ना, इस तरह कह लें. आवाज कट तो नहीं रही दोबारा. जी सर, बिल्कुल. अच्छा नहीं सर, सही है बात. यूनिस देखो, हार्ड कोडेड नहीं करेंगे हम ABC को. आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू हार्ड कोडेड, क्योंकि द टोकन में भी वेरी ना, टोकन तो कुछ भी हो सकता है. तो सवाल ये है कि हम इस मशीन को क्या इनपुट देंगे. अदनान शौकत ये कहते हैं
कि हम इस मशीन को एक यानी एच को एक मशीन की डिस्क्रिप्शन देंगे और वो एक ऐसी मशीन की डिस्क्रिप्शन होगी जो डब्लू को एक्सेप्ट करेगा। तो डब्लू बेसिकली क्या है, वो एक टोकन है। अब इसके बारे में हमें आगे क्या करना है वो तो अगली बात है, लेकिन अभी सवाल मेरा ये है कि इनिशियल इनपुट क्या दिया जाएगा, तो क्या ये सही है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, ये सवाल। जी सर, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। बिलाल हुसैन साहब, काशिफ इकबाल, जुनेद, आकिब, वकार खान, सिर्फ एक जुमला ही बता दो, सही गलत पे थोड़ी हम कोई पैसे वैसे थोड़ी दे रहे हैं। बता दो सही भाई ये होगा, अदनान ने सही बताया है, क्या मैं समझता हूँ ये होना चाहिए, हम तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए बात कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द इनपुट। अभी आप मौजूद ही ना हो तो ये गलत बात है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा आंसर भी दे दें तो अच्छी बात होगी। जी बिलाल हुसैन साहब। क्या मैंने अपनी आवाज़ तो बनने की नहीं। अहमद सईद, आप बता दें कि ये जो अदनान शौकत ने बताया है इनपुट ये होगा, क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंज करें। अहमद सईद साहब, अरे टैक्स लिख दो अगर माइक खराब है तो। चले आपने तो बता दिया, लेकिन मुझे तो डाउट हो रहा है कि बाकी लोग मौजूद भी हैं या सिर्फ ऑन करके चले गए। जुनेद आप बताइए। सही बताया है तो जल्दी जल्दी बताओ ना। अच्छा, मशीन को हम इनपुट देंगे, ठीक है, एक मशीन और एक डब्लू, ठीक है। बिलाल हुसैन साहब, बिलाल हुसैन, अच्छा अगर ऐसे सिचुएशन में आप टीचर होते हैं तो क्या करते हैं। एक जो एक बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, जो मेरी सिचुएशन है इस वक्त कि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि कुछ लड़के जो हैं वो ऑन करके चले गए हैं। नहीं नहीं, ये तो एक अलग बात है, आंसर बता देते हैं। हाँ बिलाल हुसैन ने भी आंसर दे दिया। आई थिंक यही होगा, क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स रखते हैं। हाँ ये बात सही है यार। बिलाल मलिक PR है, बिलावल मलिक, ठीक है, अब सब जाग गए। बैठे बैठे नींद भी आ जाती है ना, हम भी कभी लेक्चर सुनते हैं ना किसी का तो बैठे बैठे नींद भी आ जाती है। हाँ सही बात है, क्लास पार्टिसिपेशन, लेकिन यार मैं मुझे ऐसा लगता है कि MS में क्लास पार्टिसिपेशन क्या है यार, वो तो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं ना। PS तक तो चलो ठीक है। अंजुम सर सर, लेकिन एमएस में भी होना चाहिए कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन चीजों का रिजल्ट पे होना चाहिए। असल में बात यह है कि इतने सारे सवाल हो जाएंगे ना कि आप जैसे क्विज और असाइनमेंट में हम फंसे हुए हैं, तो वो रन टाइम पे जो क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी शायद पहला क्विज ही बोला है कि क्लास में लूंगा, तो अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, 4-5 मैसेज आ चुके हैं से क्लास में ना लें, तो फिर किस तरह से इसको हम मेंटेन करेंगे। बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना कि आदमी इतनी इतनी प्रॉब्लम डिस्कस करने लग जाते हैं कि ये इस तरह ना किया, खैर नहीं हो। सर असल में उन लोगों की आई थिंक प्रॉब्लम ये भी है, देखे ना अब ऑनलाइन हर बंदे ने अपना एक शेड्यूल तय कर लिया है ना क्लास के लिए। ऐसे फिजिकल क्लास हो रही होती है तो इंसान मेंटली होता है कि है वो इनपुट जो है वो देंगे क्या, M और W, किसको, जो मेन आपके पास इनपुट आएगा उसको आप M और W जो है वो इनपुट देंगे। अब एक्चुअल में ये ATM है, ATM जो यहाँ पर आप जिसको आप दे रहे हैं, ये एक R लैंग्वेज को भी इनपुट इसने देना है, इसने R को क्या इनपुट देना है ये समझने की बात है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ये कहता ही है कि हमारे पास एक डायग्राम तो ये बन गई, ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी, एक डायग्राम ये बन गई हमारे पास कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है MW इज एन इनपुट फॉर H, लेकिन यहाँ पर ये जो MW इनपुट इस H
को मिल रहा है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, तो कहता है h takes in mw लेता है एंड क्रिएट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ tm-mw, और एक डिस्क्रिप्शन बना देता है, और वो एक ट्यूरिंग मशीन ही होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन इंसर्टेड होती है, वो बेसिकली उसको दिया जाता है। और कहता है ये है कि अगर, यानी किसको दिया जाता है, आर को देता है, और आर क्या काम क्या होता है, वो देखता है कि एमडब्ल्यू की जो डिस्क्रिप्शन उसको मिली है उसके बेसिस पे अगर ए सर्कुलर जो है, अगर ये कर सकता हो कि जो डब्ल्यू और डब्ल्यू सर्कुलर को एक्सेप्ट कर रहा हो तो उसको एक्सेप्ट कर ले, और जो रिजेक्ट कर रहा हो उसको रिजेक्ट कर ले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जहाँ पर हम एमडब्ल्यू की प्रिपरेशन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एमडब्ल्यू। तो ये एमडब्ल्यू की जो प्रिपरेशन है वो किस तरह होगी यहाँ पे, ताकि उसको इनपुट मिल जाए। तो अगर हम इस तरह से एमडब्ल्यू की प्रिपरेशन यहाँ पे कर लेते हैं, दिस इज बेसिकली सिंपल कि हम एबीसी देंगे इसको, और जैसे इन्होंने अभी लिखा था यूनिस ने, मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ एबीसी देंगे, तो हम इस एबीसी और एम के बेसिस पे एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, और उसका नाम अभी देखिए अलग अलग लिखा हुआ है, मैं दोबारा क्लियर तौर पर लिख देता हूँ उसको। भाई चार्जर दे रहे हैं यार थोड़ी देर। अच्छा जनाब, देखिए हम क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर आपको इनपुट मिलेगा, एज्यूम करें एक मशीन आपको मिली और साथ में आपने यहाँ पर ABC ले लिया, ABC सपोज का जो इनपुट है। अब आप एक इसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इसने रिसीव करना है, तो एक डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं उसका नाम है MABC, ABC, जो कि मैंने यहाँ पे MW के नाम से लिखा, और वो बेसिकली इसको इनपुट करेंगे। इसके बेसिस के ऊपर अब ये डिस्क्रिप्शन जो है इसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। इसका क्या काम होना चाहिए, वो काम इसका ये है कि वो ये देखे कि जो W इनपुट के तौर पे आ रहा है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है कि ये W जो इनपुट के तौर पे आ रहा है, ये और A सर्कुलर क्या बराबर हैं, ठीक है। एक सर्कुलर को मैं अगर A प्राइम से रिप्रेजेंट कर दूं, और W और अगर A सर्कुलर नहीं इसका एग्जिस्ट करता है तो इसका A सर्कुलर जनरेट करे, ठीक है, और A रोटेशन, और इस तरह से 2-3 काम जो है इसको करने पड़ेंगे। तो ये जो काम यहाँ पर हमें करवाने हैं A सर्कुलर के, वो यहाँ पर बेसिकली एग्जिस्ट करता है। जब ये M और ABC टाइप का कोई इनपुट टोकन लेगा तो वो इस तरह की टेस्टिंग यहाँ पे करेंगे। एक ट्यूरिंग मशीन ये काम कर सकता है बआसानी, और वो ट्यूरिंग मशीन जो है वो ये H के नाम से है जो ये काम करेगा, और वो क्या कर रहा होगा कि W और W प्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन लेके एक डिस्क्रिप्शन बनाएगा, और वो डिस्क्रिप्शन एज ए सर्कुलर को देगा, और फिर वो चेक करेगा कि ABC और उसका रोटेशन एक्सेप्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट हो रहा है तो, यानी ABC को भी एक्सेप्ट करवा के देखेगा, और ABC के बाद BCA को भी एक्सेप्ट। अब इसमें एक इशू ये है CAB जब एक्सेप्ट होगा तो फिर हमें डेफिनेटली चेन रूल के तहत BCA को भी चेक करना होगा, और इस तरह से सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो मैं इसमें इसके बीच वाले पार्ट को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप एक इनपुट देंगे, डेफिनेटली आप इसका सर्कुलर रोटेशन हासिल करके इनपुट इसको देना चाहेंगे। तो इनपुट के तौर पे मशीन और एक टोकन लेंगे, और इसकी इंफॉर्मेशन से आप एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे जो कि MW होगा, और वो एज ए इनपुट जाएगा। इसको जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए इसके कुछ लॉजिक्स, इसके पीछे कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या है वो यहाँ लिखता है। वो कहता है MW जो ये बना के उसको दे रहा है, MW ये रहा। MW इज अ TM, ये खुद भी एक TM ही है जिसके लिए हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। That takes input W prime and decide if W prime is equal to W, and also decide if W prime is equal to W rotate right one place। सही है। वो इसका काम सिर्फ क्या है, ये जो इनपुट हम MW की फॉर्मेट में बना बैठे हैं, कि फिर वो चेक करता है कि W प्राइम W के बराबर है या एक रोटेशन इसके साथ और एग्जिस्ट हुई है, और फिर वो क्या करता है कि if input W prime is W rotated one places,
ठीक है, अगर वो एक प्लेस रोटेट हुआ है तो देन MW एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें ए सर्कुलर को एक्सेप्ट नहीं करा रहे, MW एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, MW एक्सेप्ट। If input W prime is not W or W rotated, then MW rejects, और MW जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। If input W prime is equal to W, then MW simulate M on the W, और उसके बाद अगर W prime W के बराबर है तो उसको सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने के लिए क्या मतलब है कि इसी तरह सिमुलेट कर रहे होंगे जिस तरह से आपको ऊपर रिक्वायर्ड है कि आप इसको एक रोटेशन कराएं और देखें कि उस रोटेशन पे ये एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली MW की सारी जो है वो एग्जिस्टेंस है। MW का काम दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ पे एज अ इनपुट जाएगा। MW is a TM that takes W prime and decide if W prime in W is equal to W, and also rotate if W prime is equal to W, rotate right one place, यानी एक right one place। If input W prime is W, rotate one place, यानी अगर जो इनपुट आपने दिया है वो वाकई वन प्लेस रोटेट हुआ है तो इस मशीन का काम क्या होगा, जो यूनिवर्सल मशीन आप इनपुट, उसका काम होगा एक्सेप्ट कर लो, यानी टोकन एक्सेप्ट कर लो। अब यानी वो टोकन जो आए हैं बने हैं उसने उसको एक रोटेशन वाला टोकन लिया, यानी अभी एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी आपने टोकन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे पास एक रोटेटेड टोकन आ गया, कोई दूसरा टोकन नहीं है। और अगर W जो है वो इसका रोटेटेड नहीं है, एग्जिस्ट करता, तो फिर वो कहेगा कि ये टोकन, इसका जो रोटेशन है वो टोकन उसका रोटेटेड टोकन नहीं है W का, तो लिहाजा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता। और अगर इनपुट जो है वो W इज इक्वल टू W प्राइम है, देन यानी अगर अभी रोटेट नहीं हुआ तो आप इसको रोटेट करेंगे, यानी W प्राइम है और रोटेट भी हुआ है, तो आपने कहा कि इसको एक्सेप्ट की तरफ लेके जाओ। लेकिन अगर रोटेट नहीं हुआ है, और अगर रोटेट, इस वाली लाइन में देखें रोटेट हुआ है लेकिन वो W प्राइम जैसा नहीं है, तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर रोटेट नहीं हुआ तो फिर आप सिमुलेट करेंगे इस जगह पे और उसको रोटेट करवाएंगे और वो एज ए इनपुट दे देंगे उसको। तो R सर्कुलर डिसाइडर का काम क्या है कि अगर इसका जो मतलब वर्किंग है R की, वही क्या है कि मींस M एक्सेप्ट W, यानी अगर M W को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो बेसिकली यहाँ पर जो इसको रिजल्ट मिलेगा वो इस बेसिस पे, यानी जब MW एक्सेप्ट करेगा तो ये चेक कर रहा होगा कि इसका रोटेशन वाला एलिमेंट भी एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये इसको चेक करेगा कि इसका एक्सेप्टेंस, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्ट, और अगर ये इसके रोटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ये रिजेक्ट कर देगा। रोटेशन से मुराद है वकार, मैंने बताया था कि रोटेशन मींस ABC सर्कुलर रोटेशन कहलाता है, इसको यहाँ भेज दिया जाए तो CAB, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रोटेशन। तो वो ये चीज़ हासिल करने के लिए भी यहाँ पे आप एक मशीन बना रहे हैं और वो बेसिकली इस मशीन का नाम MW आप रख रहे हैं, और वो इसका काम ये है कि वो ये चीज़ जो है वो चेक करें। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ रोटेशन। और इस बेसिस पे आपने कंक्लूड यहाँ पे किया कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा जब आप इसको पढ़ें, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है दिस शुड बी हियर, इस जगह पे होनी चाहिए। तो कहता है कि वी हैव शोन H कैन क्रिएट MW। अब और सुनो क्या कह रहा है, वी हैव शोन दैट H कैन क्रिएट MW। हमने ये बात शो कर दिया कि H जो कि मेन हमारी मशीन थी ATM वाली, वो MW क्रिएट कर सकता है, सो दैट R एक्सेप्ट MW इफ M एक्सेप्ट W। तो R जो है वो एक्सेप्ट करेगा MW को, जो उसकी रोटेशन वाले को है, अगर M एक्सेप्ट करेगा W को। The whole simulation shown in diagram is exist and working then। तो ATM reduces A circular, और हमने ATM को एक सर्कुलर में रिड्यूस कर दिया है, तो लिहाजा हमें पता है कि ATM एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, तो A सर्कुलर भी जो है वो एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द ATM हमने ये बात बताई कि A सर्कुलर में भी अगर कभी कोई लूप की कंडीशन आएगी तो वी वोंट बी एबल टू डिसाइड कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है जब तक तो ये सही चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में A सर्कुलर जो है वो एक
अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है ऑन द बिहाफ ऑफ द एटीएम। तो ये हमने थ्योरम क्योंकि पहले ही पढ़ लिया था, लिहाजा उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड थ्योरम था जो हमने ए सर्कुलर के बेसिस पे डिसाइड। इसके बहुत सारे थ्योरम्स हैं, आपको डेफिनेटली मैं अगर सारे थ्योरम्स पढ़ाने बैठूँ तो भी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट थ्योरम है और वो है एटीएम ईटीएम। ईटीएम ने एम्प्टीनेस टेस्ट, ईटीएम, और ये मैं ब्रेक ले लेता हूँ यहाँ पे। ईटीएम इज एम और एम इज टीएम एंड एल एम इज इक्वल टू 5। और थ्योरम है कि ईटीएम इज अनडिसाइडेबल। ईटीएम जो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है। तो इसको कैसे प्रूव करना होगा वो देखते हैं, किस तरह से ये प्रूव करेगा, ये किस तरह से अनडिसाइडेबल लैंग्वेज जो है वो कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं 1:45 बजे, यानी 1:45 पे। और अच्छा, अब मैं आपको क्विज तो देना है ना भाई, क्विज तो आप देंगे। और अगर सारे ही स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं तो मेरे जहन में जो है, जो मैंने प्लानिंग की हुई और क्विज अपलोड भी कर दिया मैंने, लेकिन अभी हाइड किया हुआ इसको, तो वो ये है कि मैं आपको 2 बजे क्विज दूँ और 3 बजे वापस ले लूँ। ये जो मैंने इसीलिए उस दिन मैंने मैसेज किया था, ताकि आप क्लास पार्टिसिपेशन के बेसिस के ऊपर जो अभी हमने पढ़ा है और जो हमने लास्ट क्लास में आखिरी टॉपिक जो पढ़े थे उसके बेसिस पे आप उसको प्रूव कर सकें। तो ये है। अब आप बताइए कि मुझे तो भाई इसी में अभी तक अलाइन हूँ कि मैं आपको 2 बजे क्विज दे दूँगा। सर ये जो आज आपने पढ़ाया है इसमें से फॉल्टिंग का ही थ्योरम आएगा ना, इसके अलावा जो भी आपने दूसरा पढ़ा है वो पढ़ाए ना, तो डेफिनेटली हम इस जैसा कोई थ्योरम देंगे जो आपने खुद प्रूफ करना होगा। एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, आपने आइडियाज के बेसिस पे खुद प्रूफ करना होगा। तो अब आप बता दीजिए कि आप इस काबिल हैं कि आप दे सकेंगे इसका प्रूफ जो हमने अभी कोशिश डिस्कस कर किया। लेते हैं। हाँ, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई मुश्किल हुआ तो फिर हम अगला क्विज भी ले लेंगे ताकि इसको वेटेज कम कर दें इसका। सर वो नेक्स्ट वीक का ज़रा बता दें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फिर हमारे पास अगर प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन थी, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह की, नेक्स्ट वीक में थोड़ी है, उसके नेक्स्ट वीक में तो क्लास है रेगुलर। अभी हमारे पास आज के बाद 2 वीक बाकी हैं। ठीक है सर, 24 को है मतलब। हाँ, हमारा जो वाइवा होगा, 17 स्टूडेंट अभी यहाँ मौजूद है, गौर से सुन लीजिए। हमारा जो वाइवा होगा वो 24 को होगा, और उससे पहले मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा ग्रुप और टाइम का, तो आप उसी ग्रुप और टाइम के बेसिस पे जो है वो इंटर होंगे, ताकि आपको वेट भी ना करना पड़े इतना ज़्यादा। थोड़ा बहुत मार्जिन तो होता है, जैसे मैं एक ग्रुप के लिए 20 मिनट्स रख रहा हूँ तो शायद 10 मिनट्स ज़्यादा लग जाए ऑनलाइन की वजह से, तो थोड़ा बहुत मार्जिन होगा। लेकिन वो उसको सीक्वेंस पता होगा कि मैं किस ग्रुप में हूँ, कितनी देर बाद बारी आएगी। किसी की बारी अगर 2 o'clock पे है तो दे आर नॉट सपोज टू लॉग इन एट 12 o'clock, फिर वो 2 o'clock पे लॉग इन हो अपनी बारी पे। सही है आकिब साहब? अच्छा, अभी मैं क्विज का ठीक है पूछ सर। रहा हूँ, क्विज का क्या करें, ले लें फिर? सर वो लेने से पहले क्विज 2 के मार्क्स बता दें ताकि थोड़ा आसरा हो जाए सर। सर ये अच्छा आइडिया है आपका कि उसकी कंपनसेशन के लिए एक और ले लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। आई थिंक वी कैन आप ट्राई दैट। जुनेद भाई सही कह रहे हैं। तो मैं फिर अपलोड कर देता हूँ। सर क्विज 2 के मार्क्स ही बता दें, उसको इंक्लूड कर लीजिएगा सर, ताकि थोड़ी थोड़े क्विज 2 मार्क्स के हमारे मार्क्स बेहतर हो जाए। मार्क्स तो जब बताएंगे जब वो चेक हो जाएगा। और क्विज 2 तो बहुत आसान था भाई, वो तो आपके पूरे मार्क्स होंगे। सर इसीलिए तो चाह रहे हैं थोड़े मार्क्स बेहतर हो जाए। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि क्विज 2 तो मुझे पता है ना, मुझे देखो एज अ टीचर तो मुझे मालूम है कि आपके क्विज 2 बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि क्विज 2 आसान था। उसमें तो मैंने कोई खास चीज़ पूछी नहीं, सिर्फ आपको बात समझ लो कि ऐसी आइडिया देने के लिए 1-2 सवाल। अस्सलाम वालेकुम।
इसने एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इस बेसिस के ऊपर अगर कोई टोकन एक्सेप्ट नहीं होगा और कोई भी टोकन एक्सेप्ट नहीं करना है, तो इस बेसिस के ऊपर आपने प्रूव करना है कि ETM जो है वो अनडिसाइडेबल। तो अनडिसाइडेबल प्रूव करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है वो यही है कि एक अनडिसाइडेबल लैंग्वेज कंसीडर की जाए और उसको जो है वो ये वाली लैंग्वेज को ईजीएस्ट लैंग्वेज कह के हम सिमुलेट कर रहे हैं, यानी मैप करा दें। तो इस बेसिस पे इसने यहाँ पे किया है कि सपोज R इज़ अ TM दैट डिसाइड्स ETM। हमने कहा कि R एक लैंग्वेज है जो ETM को डिसाइड करती है, यानी वो ये बताती है कि लैंग्वेज जो है वो एम्प्टी है या नहीं। रिड्यूस ATM टू ETM, हम रिड्यूस करेंगे ATM टू ETM को इस तरह से ये कह देंगे कि एक लैंग्वेज H है जो कि ATM के लिए बनाई जा रही है और ये सिमुलेट हो जाएगा, यानी इसको हम इस तरह से मैप करेंगे कि इस ATM को डिस्क्राइब करने के लिए हम ETM का सहारा लेंगे और ETM का रिजल्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो अब अगर हम इस बारे में यानी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, डेट इज़ वी विल यूज़ द सपोज एग्जिस्टेंस ऑफ द R, हम R के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें टू डिस्क्राइब अ TMH दैट डिसाइड्स ATM, और H वो है जो कि बेसिकली डिसाइड करता है किसके लिए, ATM के लिए। तो ये सारी वही बात है कि हम बेसिकली एक ATM को उठाएंगे और उसके थ्रू जो है वो एक ईजीएस्ट प्रॉब्लम के थ्रू इसको डिफ़ाइन करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से एक लैंग्वेज जो है वो अनडिसाइडेबल होगी जो कि एम्प्टीनेस, यानी उसके पास कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट लॉग इन उनको पता हो। हम यहाँ पे ये काम करने के लिए जा रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रूव कि a language is undecidable if it will not accept any character or any word। अगर वो कोई भी वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एक अनडिसाइडेबल, यानी इस बात का टेस्ट करना, लैंग्वेज की बात नहीं हो रही कि वो लैंग्वेज अनडिसाइडेबल है, इस बात को टेस्ट करना है कि ये लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एम्प्टी है, इसको टेस्ट करना बेसिकली एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ये हमारा टास्क है। तो वो यानी ये जो लैंग्वेज जो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है इसके लिए हम कि किस तरह से कर रहे हैं, तो हम एक ATM ले रहे हैं और एक ATM को मैप करा रहे हैं ETM के साथ। ये हमारा मेन जो है फोकस है जिसके थ्रू हम इसको करेंगे। तो कहता है व्हाट इज़ द इनपुट ऑफ H। अब सवाल ये है कि जो आप मेन रोल जो H को ATM, तो इसका इनपुट क्या होगा, इस वक्त यहाँ पे हम क्या इनपुट देंगे, तो वही बात कि हम यहाँ पे उसको M और W इनपुट दे देंगे। अच्छा, हमें प्रूव ये कर, क्योंकि ये तो एक सिंपल ATM है ना, ये सिंपल एक ATM है और उसको हम ये इनपुट दे रहे हैं और बेसिकली जो इसको इनपुट दे रहे हैं इसके बेसिस पे आउटपुट हमें क्या चाहिए कि हम इसके बेसिस पे अपनी ETM एम्प्टीनेस को चेक करने वाला आउटपुट जो रिक्वायर्ड है, यानी अगर W कोई टोकन है तो यकीनन और वो इस लैंग्वेज का पार्ट है तो ये इसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि इसने एम्प्टीनेस चेक करना है, इसी लैंग्वेज ऐसी है कि ये कोई भी टोकन एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर ये एम्प्टी वर्ड यहाँ से भेज रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरह की कोई सिचुएशन हमें यहाँ डिज़ाइन कर दें। ट्यूरिंग मशीन एंड स्ट्रिंग बिकॉज इट इज़ अ ट्यूरिंग मशीन, हम इनपुट के तौर पे क्या देंगे, ट्यूरिंग मशीन और स्ट्रिंग देंगे क्योंकि ये एक ट्यूरिंग मशीन है, ये हम इसको एज अ इनपुट के तौर पे इसको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने दिया है, प्रोवाइड किया है और वो समझाने की कोशिश की है। तो असल में बेसिकली इसको प्रूव करने में कोई बहुत ज़्यादा मतलब हमें इस सेंस में मेहनत नहीं करनी कि हम 4-5 पेजेस भर रहे हो, बल्कि वो वर्डिंग और वो लॉजिक हमें यहाँ रिक्वायर्ड है जिसके बेसिस पे उसको हम कर सकते हैं। तो कहता है कि ये हम M और W उसको एज ए इनपुट दे रहे हैं और H डिसाइड करता है ATM को, और हमने यहाँ पर एक R बनाया हुआ है जो एज ए इनपुट लेगा M1 को, जैसे पहले हमने लिया था, और उसके बेसिस पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा। अब ये होगा क्या, ये समझने की बात है। कहता है क्रिएट्स ऑन इट टेप्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ TM M1 विच इज़ आइडेंटिकल टू M। हम एक M1 डिस्क्राइब करेंगे, यानी यहाँ पे अंदर की तरफ ये जो स्टार बनाया हुआ है इसका मतलब है यहाँ से शुरू दोबारा हो रहा है, यानी इसके अंदर लिखी हुई चीज़ है ये, यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाएगी। तो कह रहा है कि हम एक M1 को मैप करेंगे जो कि आइडेंटिकल होगा M के, सवाए इस बात के कि M1 की जिम्मेदारी होगी कि वो चेक भी करे एक चीज़, क्या चेक करे कि एक्सेप्ट दैट इट फर्स्ट चेक्स,
इफ द इनपुट टू M1 इज W, कि वो इनपुट जो है कोई ये W जो है ना कोई स्पेसिफिक इनपुट है, कि वो कोई स्पेसिफिक इनपुट है या नहीं। इफ इनपुट इज नॉट W, अगर इनपुट W नहीं है तो M1 रिजेक्ट्स, ठीक है। बट इफ द इनपुट इज M1, और अगर इनपुट M1 का W है, टू M1 इज W, देन H यूज R, अगर इसका इनपुट W है तो H यूज करेगा R को, यानी इस R को यूज करेगा ये वाला H अपने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए, टू डिसाइड इफ LM1 इज एम्प्टी, ठीक है, कि वो डिसाइड करे कि अगर M1 L इज एम्प्टी है तो फिर उसको एक्सेप्ट कर ले, वरना फिर उसको रिजेक्ट कर ले। दोबारा मैं पढ़ता हूँ आपको समझाने के लिए कि कुछ स्पेसिफिक W जो कि इस लैंग्वेज का होगा, अगर वो स्पेसिफिक इनपुट है तो फिर हम M1 के थ्रू इसको आगे भेजेंगे, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक इनपुट नहीं है तो हम रिजेक्ट कर देंगे इसको। यानी ये वो कह रहा है कि इफ इनपुट इज नॉट W देन M1 रिजेक्ट्स, ठीक है। बट इफ द इनपुट इज M1 टू W देन H यूज R टू डिसाइड इफ L ऑफ M1 इज इक्वल टू 5, किस बेसिस पे कि ये 5 है या नहीं है। इसका मतलब वो ये हुआ कि यहाँ से जो इनपुट इसको मिलना चाहिए वो दो ही हो सकता है, या तो वो लीगल W होगा, लीगल W से मुराद है जो बेसिकली जिसकी रिक्वायर्ड है, और या फिर वो 5 होगा। तो अगर 5 होगा तो एक्सेप्ट करेंगे हम, और अगर क्योंकि लैंग्वेज जो है वो R की लैंग्वेज एक्सेप्ट जब भी होगी जब वो 5 होगा, और अगर कोई W होगा जो कि जिसको हम कह रहे तो उस बेसिस पे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम M1 जो मशीन बना रहे हैं, गौर से सुनिएगा, M1 जो मशीन बना रहे हैं वो कोई W एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये कोई यानी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक मशीन है जो कि A पे एंड होती है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये बात समझाने के लिए कि A+B जो है वो A पे एंड होती है। तो A पे एंड होने का मतलब वो ये हुआ कि ये एक W जनरेट कर सकता है जैसे AA। अब देखिएगा AA, तो ये जब AA जो है वो चेक हो रहा है कि AA इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। जब इस लैंग्वेज का पार्ट होगा, यानी इसको ये एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो AA एक ऐसा टोकन है जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब ये R को फॉरवर्ड किया जाएगा तो यकीनन R का काम क्या है कि कोई टोकन जो एक्सेप्ट हो रहा हो, जो इसके अंदर एक्सेप्ट हो रहा है, उसका मतलब वो कोई लैंग्वेज है, तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा। यानी एक्सेप्टेंस ऑफ M के बेसिस पे ये इसको रिजेक्ट करेगा। तो कहेगा कि ये तो एक लैंग्वेज है जो कि बेसिकली लीगल टोकन के बेसिस पे काम कर रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर। तो अब अगर M जो है यानी W जो है किसी चीज़ को, पहले तो ये देखेगा कि टोकन है M जो है W जो है किसी चीज़ को, यानी कोई ऐसा टोकन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी नल है, कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि नल है, ठीक है ना। वो अगर M को फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी जिस चीज़ को M रिजेक्ट करेगा, तो उसका मतलब है, रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि एक एम्प्टी सेट जो है वो जनरेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट जो है वो उसको जब दिया जाएगा तो वो उस रिजेक्शन के बेसिस पे उसको जो है वो क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट करेगा। तो कहता है बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ LM1 इज आइदर 5 और W, तो या तो 5 होगा या W होगा। W होगा तो वो एक्सेप्ट होगा, तो कह रहा है L1M5, 5 उस वक्त होगा जब M रिजेक्ट करेगा, यानी कुछ भी नहीं है उसके पास, और L1M जो है वो नॉट इक्वल टू 5 होगा जब M एक्सेप्ट करेगा। M एक्सेप्ट करेगा ना कोई लैंग्वेज है, लेकिन जब सब कुछ सारी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देगा तो उसका मतलब है कि वो कोई एम्प्टी है। तो जब वो एम्प्टी होगा तो हमारे यहाँ पे वाइस वर्सा आएगा, यानी जब इस जगह से ये एक्सेप्ट होके जा रहा होगा जो चीज़, उस जो लैंग्वेज, ये बात तय करनी है कि वो लैंग्वेज, तो वो कहेगा कि ये बेसिकली रिजेक्ट हो रहा है, यानी एक्सेप्ट की वजह से। और क्योंकि R ने बताना है कि वो बेसिकली एम्प्टी है, तो जब यहाँ से रिजेक्ट हो रहा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ छोटा सा लिखूँ आउटर से पहले तो हमें इसका आउटपुट कुछ इस तरह शो करना है कि जो M इसके थ्रू एक्सेप्ट कराएगा, यानी जो रिजेक्ट कराएगा वो एक्सेप्ट में जाएगा, और जो एक्सेप्ट होगा वो रिजेक्ट में जाएगा। इस बेसिस पे हम इसकी एम्प्टीनेस को जो है चेक कर सकते हैं, और इसको जो है वो एक लैंग्वेज ATM को हम यानी इसका सहारा लेके, जो एम्प्टीनेस वाली लैंग्वेज का सहारा लेके सिमुलेट कर सकते हैं। और जब सिमुलेट कर सकते हैं तो फिर ये बासानी कहा जा सकता है कि ATM इज़ नॉन डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल होता है, तो लिहाजा एम्प्टी सेट भी जो है, एम्प्टी लैंग्वेज भी जो है वो एक अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है।
तो इस तरह की कुछ प्रूफ्स हैं जो आपने डेफिनेटली इसी लिहाज से उसको देखने, हमारा मकसद सिर्फ क्या है यहाँ पे कि किस तरह से उस एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम के अंदर रिजॉल्व किया जा सकता हो, उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये जो मैंने स्टार बनाया ना, वो इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे आप एक लैंग्वेज बनाएंगे जो ये सारी चीज़ें चेक कर रहा होगा। तो आपको याद रखिएगा, हमने कहा भी था कि TM एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप कुछ भी सिमुलेट कर सकते हैं। तो ये जो जितना काम यहाँ पे हो रहा है वो सिमुलेट यहाँ पे होगा और वो M1 क्रिएट करके इसको देगा। So this is the way to basically we can settle down our problem or theorems for proving that क्या हम इसको prove। अब इसमें आप अगर बुक में एक नज़र आपको बुक शो करता हूँ ताकि आपको बुक का भी आइडिया हो। मैं इसको अनशेयर करके बुक कहाँ है, 5th चैप्टर। ये बेसिकली आपके पास जो है वो रिड्यूसिबिलिटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और अगर आप उसको पढ़ें तो इसमें सारी शुरू की बातें वही लिखी हुई जो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद पहला थ्योरम जो है वो हॉल्टिंग प्रॉब्लम का थ्योरम है, और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने पहले आइडियाज़ जनरेट किए हैं, और आइडियाज़ जनरेट करने के बाद कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर प्रूफ को प्रॉपर स्टेप्स के अंदर लिख दिया कि हम एक एस बनाएंगे। इन्होंने एस का, हम एच कहते थे, इन्होंने एस का, जो कि बेसिकली एम और डब्ल्यू को इनपुट करेगा और फला फला करेगा, और उसके बाद 4 लाइनों के अंदर बगैर डायग्राम के इन्होंने प्रूफ करी। डायग्राम से इस तरह से ये होता है कि ज़रा समझ में ज़्यादा आता है। सेकेंड थ्योरम जो अभी हम कर रहे थे, एम्प्टीनेस चेक करना है कि ETM M इज़ TM एंड LM इज इक्वल टू 5। ठीक है, इट्स अनडिसाइडेबल, ETM इज़ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो आपने प्रूफ करना है अनडिसाइडेबल, तो उसने पहले आइडिया ऑफ द प्रूफ दिया, या पढ़ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप बुक को देखेंगे तो आपको समझ आएगा, थोड़ा आइडिया भी मिल गया, थोड़ा बुक पढ़ेंगे आप। और फिर उसके बाद उन्होंने इसी तरह से जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी बेसिस के ऊपर उसको प्रूफ किया। तो डायरेक्ट अगर आप उसको पढ़ेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन तो बहुत होगी आपको। इफ़ x is not W, reject. If x is W, run M on the input W and accept if M does। तो इस तरह के आपको यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो M1 के बारे में बताइए। ये M1 वही है जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि बीच के पोर्शन में सिमुलेट करेंगे आप, जो एज ए इनपुट R होगा। उसके बाद आपने S को लिया और S जो है वो M ले रहा है और W इनपुट ले रहा है, और M1 को रन करता है और उसके बेसिस पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसाइड करता है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये सेकंड है। थर्ड देखें यहाँ पे क्या है, रेगुलर TM इज़ अनडिसाइडेबल। तो इस तरह के काफ़ी थ्योरम्स इसके अंदर आपको दिए। तो शुरू में आपको फिर ये है इक्वलेंस टेस्ट ना, कि दो मशीनें आपस में इक्वलेंट हैं या नहीं है, इज़ अनडिसाइडेबल। तो इसको भी इन्होंने प्रूफ किया हुआ है। इसी तरह से इसी बेसिस के ऊपर आगे अगर आप देखें तो एक दो और भी थ्योरम्स हैं जो प्रूफ हैं। LBA थ्योरम जो है, लीनियर बॉन्डेड ऑटोमेटा, इसको भी प्रूव किया है। तो ये सारे थ्योरम्स, ज़ाहिर है आप सारे तो नहीं पढ़ेंगे, एक आइडिया ले लेंगे किस तरह से ये प्रूव हो रहे हैं, उस बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर रहे हो। हमने अभी 3 थ्योरम्स इसके जो है डिस्कस किए हैं, जो हम यहाँ देखते हैं। इसी में फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक है, वो पढ़ने के बाद इसके तो कुछ थ्योरम्स, हाँ ये छोड़ दे इसको, ये टॉपिक हमारे इसमें नहीं आएगा। फंक्शंस जो है ना वो हम पढ़ेंगे, मैपिंग रिड्यूसिबिलिटी 5.3, ये वाला टॉपिक फिर हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। मैपिंग रिड्यूसिबिलिटी क्या होता है? मैपिंग रिड्यूसिबिलिटी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द फंक्शन, और फंक्शन के बेसिस पे किस तरह रिड्यूसिबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में 5.3 पढ़ने के बाद इसके एक दो प्रूफ कर, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा एक ही थ्योरम है इसके अंदर। उसको पढ़ने के बाद जो है हम 6 चैप्टर पे आएंगे, 6 है या फिर 7 है, पहले 7 पढ़ेंगे। और वो 7 जो है अलबन आप देख लीजिएगा, ये वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर। तो वो चैप्टर इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ तक रखते हैं आज के लिए। और आप ये बताइए कि मैं पहले अटेंडेंस तो मार्क करूँ, फिर दूसरी बात है।
अच्छा जनाब, प्रेसिडेंट मार्क करते हैं। आज है 10 अप्रैल। अदनान शौकत प्रेसिडेंट हैं, वकार अहमद प्रेसिडेंट हैं, बिलाल हुसैन प्रेसिडेंट हैं, उमर अहमद शायद प्रेसिडेंट नहीं थे, देख लीजिएगा उमर अहमद को। ठीक है, उमर अहमद प्रेसिडेंट नहीं है।